जनरली क्या होता है कि जब कोई फिक्सर किसी भी प्लेयर को सेट करता है तो वो लोगों ने सेट तो कर लिया, फिर भी ये क्या बोलते हैं भाई ग्राउंड पे हमें तू पहले इशारा देगा फिर हम माल काटेंगे, या हमारा 1.5-2 करोड़ वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इशारा क्या होता है भाई, येलो कलर का हैंडबैंड पहनेगा, रेड पहनेगा, या यहाँ से उतार के यहाँ पहनेगा, हेलमेट को उतार के नट टाइट करेगा, या जूते को नीचे से तू साफ करेगा, या तो रनअप लेके एम्पायर तक जाके वापस आएगा। तो ऐसे 100 तरह के होते हैं। फिर जब बड़ा भूकंप कब आया, पहला बड़ा भूकंप मतलब नया क्रिकेट सीखा था कि एनसी क्रोनिया ने कंप्लीटली पूरा स्कोर पूरी मैच फिक्स की थी 5 खिलाड़ी के साथ इंडिया के सामने की सीरीज में कहने पर। वो कोई लंदन बेस्ड बुकी था, तो उस टाइम पे वो सब हुआ था। उसने कबूल भी कर लिया आंसू वासू के साथ उसने पूरा, और उसको हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। बाद में उसकी मौत हो गई एयर क्रैश में, और उस टीम का जो कोच था उसकी भी शंकास्पद हालत में मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा राज ना खुले इसलिए ऐसे लोगों की मौतें हो गई। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है हमारे पिछले एपिसोड से बहुत ही ज़्यादा अलग। दोस्तों अगर आप हमारी ये पिछली 2.5-3 साल की पॉडकास्टिंग जर्नी को फॉलो करते आए हो तो आपने नोटिस किया होगा कि रियल हिट जो है वो रियल कॉन्वर्सेशंस के लिए जाना जाता है। हम ऐसे टॉपिक्स को भी टच करते हैं जो कि समाज का एक सच होता है, चाहे वो जीबी रोड से रिलेटेड चीज़ें हो, पॉर्न स्टार से रिलेटेड चीज़ें हो, या डॉक्टर से रिलेटेड चीज़ें हो, या स्पिरिचुअलिटी या हॉरर। हर टॉपिक को हम लोग टच करते हैं और समाज में जो चल रहा है वो दिखाते हैं। तो हम कभी पीछे नहीं हटते रियल साइड ऑफ द स्टोरी आपके सामने लाने के लिए। और ऐसे ही आज एक रियल साइड ऑफ द स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान है जो कि एक बिजनेसमैन है, पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी इनकी लाइफ से जुड़ी हुई है। दोस्तों क्रिकेट के हम लोग सब डाई हार्ड फैन है। अभी इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी उठाई है और अभी आईपीएल भी आने वाला है, और हम सब कहीं ना कहीं आपस में दोस्तों में सर्कल में ये सारी बातें करते हैं कि आईपीएल फिक्स्ड होता है, क्रिकेट फिक्स्ड होता है, बॉल टू बॉल फिक्सिंग होती है, मैच फिक्सिंग की कई न्यूज़ेस आती हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, क्या चल रहा है। इंस्टाग्राम पे हम लोग देखते हैं कि भाई बेटिंग ऐप प्रमोट हो रही है, ऑनलाइन गेमिंग प्रमोट हो रही है, कैसे ये सब चल रहा है, कैसे पैसा जाता है, कैसे पैसा आता है, क्या चल क्या रहा है ये सब। इस पे मुद्दे पे हम सब आपस में डिस्कस करते आए हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा था जो खुल के इस मुद्दे पे बात करे, खुल के ये एडमिट करे कि हाँ यार ये चीज़ें ऐसे चल रही हैं, मैं भी इस सर्कल का पार्ट हूँ। क्यों पार्ट हूँ ये मैं आपके कैमरा पे ही बताऊंगा। तो फाइनली हमारी मुलाकात हुई अमित मजीठिया सर से, जिन्होंने कहा भाई तुम आओ और मेरे से जो पूछना है अपफ्रंट होके पूछो, और साफ साफ मैं तुम्हें बताऊंगा कि रियल पिक्चर है क्या। तो भाई इसके लिए भी बहुत सारे गट्स चाहिए। सर स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू। और दोस्तों पहले ही मैं आपको ये बता दूं कि ये बातें, ये कॉन्वर्सेशंस सिर्फ आपके सामने रियल पिक्चर रखने के लिए, किसी भी चीज़ को ग्लैमराइज या किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लॉन्गर पिक्चर में ये चीज़ें आप अपनी मर्जी से करो तो ठीक है, ना ही करो तो बेटर है। आपका क्या कहना है बीइंग अ बिजनेसमैन? मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा कि मेरे जो लाखों फॉलोअर हैं, जब भी मुझसे कोई पूछता है एज अ एनालिस्ट, एज अ क्रिकेट एनालिस्ट या एज अ प्रेडिक्शन कि सर हम गैम्बलिंग में कैसे जीते हैं, कसिनो में कैसे जीते हैं, तो मैं उनसे सबसे पहली लाइन, आज नहीं 14 साल का मेरा करियर है, 15 साल का, मैं पहले दिन से एक ही बात बोलता हूं कि जुआ में जीतने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यह है कि जुआ मत खेलो। ठीक है, मैं बोलता हूं कि सबसे पहला गुरु मंत्र है कि जुआ मत खेलो। और फिर भी अगर जो लोग मान लो कि गैम्बलिंग कर रहे हैं, फैंटासी खेल रहे हैं, या शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या कोई भी चीज़ ऐसी, मैं उस हर चीज़ को गैम्बलिंग मानता हूं जिसमें पैसा आ रहा है या जा रहा है, व्यापार के सिवा। अगर आप कोई भी चीज़ 1000 रुपये में खरीद के 1100 में बेच रहे हो तो व्यापार है, 1000 में लेके इवन 2000 में बेच रहे हो, उसमें से आपका खर्चा भी है, जो काट कूट के जो एबिटा बचता है उसको बोलते हैं व्यापार। लेकिन अगर कोई भी चीज़ ऐसी है, चाहे वो शेयर बाजार है कि जहाँ पे आप 1000 का शेयर ले रहे हो और आपके हाथ में नहीं है कि वो 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, बिटकॉइन की तरह 100 गुना भी हो सकता है, और क्रूड ऑयल जो कि कोविड में 0 के भी नीचे चला गया था और नीचे भी जा सकता है, तो वो हर एक चीज़ जुआ है। चाहे वो फिर क्रिकेट हो, चाहे फैंटासी हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी वाली एप्स जो इंडिया में चल रही है वो हो, रमी हो, पोकर हो, जो चीज़ें फिक्स प्रॉफिट में नहीं आती है, यानी कि आप लेके बेच रहे हो, उसे आप बिजनेस कहोगे, बाकी हर चीज़ गैम्बलिंग में है। तो मैं बोलता हूँ वो हर चीज़ छोड़ दो। अगर कर रहे हो तो कैलकुलेशन माइंड से करो और लीगली तरीके से जितना हो सकता है करो, और वो कैसे करना है वो तो सबको अपने अपने रूल्स पता ही होंगे। आप ये क्रिकेट की मतलब बेटिंग और जो बुकी सिस्टम होता है, हमने तो देखो टर्म्स ही सुने हैं, बुकी के थ्रू लोग खेलते हैं, फ़ोन पे बातें चल रही हैं, इस पे इतना लगा दे, मेरा इस पे इतना लगा दे। सब लोग नोकिया 1100 यूज़ करते हैं, वो वाले फ़ोन नहीं यूज़ करते जो हाई टेक हो गए हैं। तो मुझे थोड़ा सिस्टम बताओ, ये बुकी कौन होता है,
कैसे ये नेटवर्क बनता है कि हाँ भाई मैच खेलेगा, कौन दे रहा है, कौन जीत रहा है, जो खिला रहा है उसका क्या फायदा, थोड़ा ये ऑफलाइन सिस्टम बताओ बेटिंग का। ऑफलाइन एक्चुअली जो होता है, जो 1994 में होता था लैंडलाइन पे, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मेरे सिटी में गुजरात में 1999 में मोबाइल आए, नोकिया 5110, ठीक है, और मोटोरोला। तो 1994 में क्या होता था कि एक बुक की 5-6 डब्बे लेके बैठा है और अपने ग्राहक बना लिए उसने। और उस ज़माने में क्या होता था कि भाई एक गांव के या उस ज़िले के जितने लोग हैं, अब जैसे कि भाई इसकी लिमिट 1 लाख की है, उसकी 2 लाख की है, कोई बड़ा सेठ है तो उसकी 50 लाख की लिमिट है। लिमिट का मतलब? लिमिट यानी उतना आप खेल सकते हो बुकी के पास, एक औकात, जिससे पता है कि भाई ये किराने की दुकान है तो इसका 50,000 का ही जिगर है, मतलब तो ये 50,000 रुपए लगा सकता है किसी एक टीम पे आपके थ्रू। 50 का 60 ठीक है, 40 ठीक है, इससे ज्यादा इसका नहीं लिखना है, नहीं तो कल को झगड़े होंगे, ये दे नहीं पाएगा। अच्छा। और दूसरा क्या होता है कि जिसकी बहुत बड़ी गारंटी होती है, मतलब जो जिसकी रसूख है कि भाई यहाँ इसमें कितना भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आ जाएंगे, जमीन जायदाद है, और उसका कोई दोस्त जा रहा है तो उसकी गारंटी लेगा कि भाई आप गारंटी ले रहे हो, इसको बोलते हैं आवाज़ लेना, जो आज भी इंडिया में चलता है। जितने लोग ऑफलाइन बुक आज चला रहे हैं इंडिया के हर जगह, पूरे इंडिया में आज भी चल रही है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वे है। तो कोई अगर इतनी बड़ी वॉल्यूम देना चाह रहा है, उसका बैकग्राउंड चेक होता है देख के कि भाई ये जेन्युइन है? बैकग्राउंड यही होता है कि भाई इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा बंगला है, इसकी मंथली इतनी इनकम है, या मान लो कि भाई इस आदमी के पास इतने पैसे हैं, इतनी जायदाद है, ये कल को हार गया 1 करोड़ तो भर सकता है। ओके, तो ये बुकी औकात के हिसाब से अपना नेटवर्क सेट कर लेता है, ठीक है। अब इसमें बुकी का क्या फायदा होता है? देखिए बुकी का फायदा ये होता है कि इसको बोलते हैं एज, हाउस एज। जैसे हर गैम्बलिंग में एक हाउस एज होती है। जैसे बुकी ने फ़ोन उठाया, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का कल मैच था, राइट, मैं उसी का एग्जांपल देता हूँ फाइनल, कि भाई इंडिया का रेट ओपन हुआ है 45-7। 45-47 क्या होता है कि जैसे किसी ने अगर 1 करोड़ लगाया इंडिया पे तो उसे मिलेगा 45 लाख, यानी जाएगा 1 करोड़ मिलेगा 45, क्योंकि इंडिया मजबूत टीम है तो फेवरेट का रेट आपको कम मिलेगा। तो ये तो घाटा ही हुआ एक तरीके से। नहीं घाटा नहीं है ना, क्योंकि वो टीम के जीतने का चांस ज्यादा है। 1 करोड़ उस पे प्लस 45, या 1 करोड़ आपको वापस, एक तो आपका आपके पास ही है। ओके ओके। 45 पैसे, यानी आपने 1 का रिस्क लिया, मिले 45। ओके, क्योंकि दोनों टीम की टक्कर के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से, आईसीसी रैंकिंग, ग्राउंड कंडीशन, सब के ऊपर से भाव तय होता है बेटफेयर में, जिससे वो सब चलता तो है। ये छोटे बुकी भी बेटफेयर को आइडल मानते हैं। बेटफेयर पूरा वर्ल्ड 200 प्लस स्पोर्ट्स बेटफेयर से ही चलते हैं, और बेटफेयर में कोई एक आदमी भाव नहीं डालता है। मैंने पहले भी बोला, इट्स वर्क लाइक अ शेयर बाजार। लाखों लोग मिलके उसके अंदर अपनी ऑड्स डालते हैं। जैसे मान लो कि इन्होंने डाला कि मुझे इंडिया लगाना, ये सिंपल चीज़ है, मैं बताता हूँ। इन्होंने रेट डाला कि भाई मुझे इंडिया 47 में लगाना है, और मैंने बोला नहीं भाई मुझे तो 45 में ही खाना है, तो उसके स्क्रीन पे आपको भाव दिखेगा 45-7। तो इंडिया के ऑफलाइन बुकी भी क्या भाव चलाएंगे? 45-7। अब किसी बुकी को कम पसंद है तो 44-6 चलाएगा, किसी को ज्यादा पसंद है तो 46-8 चलाएगा। इन शॉर्ट बेटफेयर से 1 पैसा ऊपर नीचे रेट। अच्छा। और ये बेटफेयर कहाँ की कंपनी है? ये लंदन की है और यूके की। ये लीगल है वहां पर? बिल्कुल, वहाँ के उस पर शेयर लिस्टेड है, और वर्ल्ड की, मतलब मेरे ख्याल से हमारी जो निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनी है उसके लेवल के या उससे ज़्यादा ही पैसे होंगे उसके। अगर कोई इंडियन बंदा इंडिया मतलब कंट्री में रहकर बेट फेयर पे कर रहा है तो वो लीगल है, उसके लिए सही है? वो देखो, एक्चुअली मुझे इंडिया का लॉ इतना नहीं पता है। मेरे हिसाब से इंडिया में लाखों लोग खेलते हैं। इवन मैं जब इंडिया में इंटरनेट आया था 1999 में, 96 में आया होगा, सॉरी, जब मैं, मतलब वो छोटा सा मॉडेम होता था तब की बात कर रहा हूँ, रेडिप मेल था जब, याहू मेल, तो उस टाइम पे भी बेटफेयर पे लोग भाव देखते थे, और पैसे तो देखो डायरेक्ट आप डाल नहीं सकते थे बेटफेयर तब भी और आज भी, बरोबर। तो क्या करते थे उस टाइम पे, नेट टेलर, स्क्रिल जैसी एक क्रिप्टो टाइप की डिजिटल करेंसी होती थी, या तो उससे पैसे जाएंगे, या फिर कोई अपने लंदन के रिश्तेदार को बोलता था कि भाई तेरे बैंक अकाउंट में से तू 2000 पाउंड डाल दे, क्योंकि बेसिकली इंडिया के ऑफलाइन बुकी तब रेट देखने के लिए रखते थे, सौदा नहीं करते थे अंदर, बट रेट देखने के लिए बेटफेयर आपको डेमो आईडी नहीं देता, तो आपको कुछ ना कुछ $100 भी डालने पड़ते हैं, तो वो डाल के यूज़ करते थे और वहाँ की स्पोर्ट्स बुकों को खुला रखते थे। बट भाई एक बात बताओ सर, कि अगर लोकल लेवल पे ये सब चल रहा है, तब तो इंटरनेट भी नहीं था, या आज भी कोई बुकी अपना मनपसंद रेट क्यों नहीं चला सकता? उसे वहीं क्यों देखना है बेटफेयर पे? इसमें क्या होता है, मनपसंद रेट से मैं आपकी चीज़ समझाता हूँ कि अगर मान लो कि इंडिया न्यूजीलैंड में, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड इंडिया से इतना कमज़ोर नहीं है कि 45 खुले, तो मैं क्या रेट, अगर मैं बुकी हूँ तो मैं क्या वैल्यू निकालूंगा भाई? 60-63 इंडिया। अब ये भाई है इंडिया के भक्त, इन्हें तो कोहली और रोहित शर्मा में भगवान दिखते हैं, इन्हें लग रहा है कि नहीं इंडिया तो भाई जीती हुई है, मतलब जैसे पूरा देश बोल रहा था कि ये कब तो इंडिया जीता हुआ ही है, और वाकई ऐसा ही हुआ, इंडिया ने तो धो डाला सबको। तो ये क्या बोलेंगे भाई इंडिया का रेट 35-7, तो कहाँ मेरा 65, कहाँ इनका 35, तो होगा क्या कि इसमें हो जाएगा वो आर्बिट्रेज, यानी एक जगह से लेना एक जगह देना, यानी ये भाई क्या करेंगे, यहाँ पे 37 में 1 लाख खा लेंगे और मुझे 65 में लगा देंगे, तो वो तो बिना खेले ही कमा लिया उसने 30,000 रुपये।
इसने हार जीत कर ली, मैंने हार जीत कर ली, बट बेवकूफ़ तो हम दोनों ही बन गए। तो इसीलिए चलने के लिए हम सबको एक बैसाखी चाहिए। तो एक माइलस्टोन को देखते हैं कि हाँ वो जो चल रहा है बेंचमार्क जिसने बनाया वो हुआ है, लाखों लोग मिलके तय कर रहे हैं, ठीक है। वो बिड पड़ रही है। ठीक है, मैंने आप देखो हर चीज़ में शेयर बाजार बीच में क्यों आती है, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं, जुड़ी हुई है। आज रिलायंस का शेयर हम 1200 रुपये क्यों रख सकते हैं, क्योंकि उसको बेचने वाला है, वो बोल रहा है मुझे 1190 में बेचना है, बरोबर, और खरीदने वाला बोल रहा है मुझे 1180 में लेना है, तो 10 फर्क चल रहा है। फिर कोई 79 डालेगा, कोई 81, ऐसे घिसता 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 वो आके एक पे रुक जाएगा। तो बेटफेयर भी सेम तरह से काम करता है। मैच में इन्होंने 45 डाला, मैंने 47। अब अगर आप जाके बेटफेयर पे $100 भी डाल दोगे, इवन $2 की भी बेट पड़ती है, $2 आपने 46 में डाल दिए तो रेट हो जाएगा 45-6। अब जिसके पास ज्यादा पैसा वो भाव को खींच के ऊपर ले जाएगा। मान लो मुझे पसंद है न्यूजीलैंड, तो मैं हर भाव में इंडिया खाऊंगा तो 70 हो जाएगा। अगर पूरी दुनिया को इंडिया पसंद है, पूरी दुनिया को, हर कोई बोलेगा भाई 45 है था, एक दिन का 40% ब्याज मिल रहा है, लगाओ। इसने भी लगाया, आपने भी लगाया, ये गिर गिर के 36 हो जाएगा। एक चौके में 32, एक चौके में 22, 2 छक्के पे आ जाएगा 12-13। तो वही तो होता है। आप मैच में रेट ऊपर नीचे इसी वजह से होते हैं कि चॉइस पब्लिक की किस तरफ ज्यादा है। अच्छा, डिपेंड ऑन चॉइस ओके। और फैक्टर। बुकी कैसे कमा रहा है, उसका क्या फायदा है? बुकी को जो बीच वाला 2 पैसा मिल रहा है। देखो आपने फोन किया, मैंने 45-7, आपने बोला 45 में 1 लाख इंडिया लगाई। आपके दोस्त को न्यूजीलैंड पसंद है, या आपका दोस्त नहीं है, मेरा दूसरा ग्राहक है, भैया 47 में मैंने 50 खाई, फिर ये तीसरा ग्राहक है। सर ये थोड़ी टेक्निकल जा रही है लैंग्वेज की, नहीं, मैंने नहीं, खाई simple मैंने है। लगाई, तो हमारी ऑडियंस को थोड़ा क्लियर कर दो। देखिए खाई लगाई बेसिक क्या होता है, लगाई यानी बैक, बैक करना, यानी अगर 45-7 इंडिया का रेट है, तो अगर मुझे इंडिया खेलना है, जीतना है इंडिया की जीत पे, तो उसको बोलते हैं 45 में मैंने इंडिया बैक किया। बैक मीन्स लगाया, और ले किया मतलब आप मुझे लगाओ, समझो, बाय सेल की तरह सिंपल लैंग्वेज में आप समझो। तो अगर आपको इंडिया विन लेना है तो आपको बैक करना पड़ेगा 45 में, नहीं तो बुकी आपको ऑप्शन देता है कि या तो आप मुझे 45 में लगा लो, नहीं तो मैं आपको 7 में लगाऊंगा। ओके, अगर इंडिया हार जाती है और फिर बुकी ने बैक कर रहा है 47 में, तो फिर अगर आपको इंडिया की हार पसंद है तो आप बोलोगे 47 में मैंने खाई, यानी कि ले किया, अच्छा, ओके, तो आप हार जाओगे। अब बुकी को बीच के 2 पैसे मिले ना, इन्होंने 45 में लगाई, ऑलराइट, ये 1 लाख के सामने कल मेरे से 45,000 ले जाएंगे, और आप हार गए, मैं आपसे लूंगा कितना, 47,000। 2,000 किसको मिला, मुझे। ओके, सेम पैटर्न पे वर्क करती है दुनिया की हर बुक, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। और सर उस केस में क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको 47,000 नहीं दे पा रहा, आपका एक क्लाइंट है, मैं आपका एक वो हूँ, मैं आपको नहीं दे पा रहा, तो फिर आप किस हद, एक बुकी किस हद तक चला जाता है पैसे निकलवाने जी के लिए? देखो, इसमें बुकी की भी देखो बहुत सारी प्रजाति होती है, गाय भैंस सांड, उस तरीके से। अच्छा, मतलब मैं कोई कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, मतलब कि कुछ लोग मान लो सीधे हैं, व्यापारी हैं, जिनको झगड़ा फसाद पसंद नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो बुकी लोग, ऐसे बुकी भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि भाई शरीफ आदमी का ही लिखेंगे, पूरी गारंटी से लिखेंगे, और 4 लोगों को गारंटर रखेंगे कि भाई ये नहीं देगा तो तू दे देना, क्योंकि मेरे से तो झगड़ा हो नहीं पाता। ठीक है, तो वो उसको गारंटी रखेगा, फिर भी उसके पैसे डूब गए तो बोलेगा भगवान तो इसका न्याय कर देना, वो भूल जाएगा। अच्छा, अपनी जेब से नुकसान खा बराबर। लेगा। अब ये थे गाय प्रजाति, बराबर, फिर आएगी मीडियम प्रजाति, जो थोड़ी बहुत गाली गलौज कर लेगा, या उसके रिश्तेदारों को बोलेगा कि भाई इसके पैसे दिलवा दे। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये ऑफलाइन पे ही लागू पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस किसी के भरोसे नहीं चलता है, एडवांस पेमेंट पे चलता है। हम जो इंडस्ट्री से हैं, हमारे यहाँ भरोसा नाम का प्राणी नहीं होता है, अच्छा, हम सिर्फ डिपॉजिट पे काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे में कभी किसी को तंग करना, धमकी देना वो आता ही नहीं है, बरोबर। ये बेसिकली हम लोग पास्ट से ट्रेडिशनल वेज की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमने बचपन में देखा है कि पैसों के लिए जो सांड बुकी होते हैं, जो मैंने बोला सांड प्रजाति, मान लो कि जैसे कि भाई गुंडे तो लाखों करोड़ों, क्या कुछ ऐसे भी किस्से थे 20-25 साल पहले कि 20,000 के लिए थप्पड़े मारना तो कॉमन है, 1-2 लाख के लिए किडनैप कर लेते थे, इवन मर्डर भी हो जाते थे 50 लाख 1 करोड़ रुपए के लिए, तो जबरदस्ती जमीनें लिखवा ली जाती थी। आज भी ऑफलाइन में लिखवाई जाती है, देखो इंडिया में आज भी। मैं अब स्टेट का नाम तो ले सकता हूं अगर आप बोलो तो, हाँ, लो, ठीक है, जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, जो भी हमारे यहाँ पे ऐसे स्टेट हैं कि जहाँ पे बाहुबली टाइप के लोग होते हैं, तो वो आज भी सट्टा लिखते हैं, ऐसे लोगों को पार्टनर रखते हैं। मतलब बुकी ऐसे लोगों को एज अ प्रोटेक्शन पार्टनर रखता है कि भाई हमारा पैसा फंसेगा ग्राहक में तो तू निकाल। रिकवरी करवा के दो। तो वो बोलते किसी का भी लिख ले गाँव में, मतलब उनका क्या होता है वो लिमिट नहीं देखते, बोलते किसी का भी लिख ले, हम दूसरे दिन इसके गहने बिकवा के भी ले लेंगे, घर भी लिखवा लेंगे, खेत भी लिखवा लेंगे, तू कितना भी जुआ लिख ले। तो ऑफलाइन इस टर्म पे काम करता है। और ऑनलाइन का क्या है कि बंदे की जेब में जितना है, हाँ वो बात अलग है कि वो बंदा अगर कहीं से गोल्ड पे लाया है या ब्याज पे लाया है तो वो अलग बात है, लेकिन बुकी किसी को तंग नहीं कर सकता पैसे के लिए, क्योंकि उसको एडवांस पैसा मिल रहा है। ओके, अब फिक्सिंग कहाँ पर आ जाती है सीन में, और किस लेवल तक की फिक्सिंग आ जाती है सामने? देखो फिक्सिंग के बारे में अगर अपने को स्टार्ट करना होगा
तो एक फिक्सिंग आपने सुनी होगी जो मोस्टली इंडियन लोगों ने, क्रिकेट फैन ने सुनी होगी या दुनिया में, कि आज से बहुत सालों पहले शारजाह में फिक्सिंग होती थी, जहाँ एक सो कॉल्ड भाई थे, ठीक है, कि जो बोलते थे तो मैच होती थी, और वाकई है वो सब सच था। ये भी हमने मूवी के थ्रू ही देखा है। मूवी के थ्रू देखा नहीं, लेकिन सच सबको पता है जो क्रिकेट की लाइन में हमारे जितने पुराने हैं कि उस जमाने में होती थी। इवन ये भी होता था कि जब वो बहुत हार जाते थे कोई मैच में, बुकी लोग या कि वो भाई लोग, तो मैच का वलन कैंसिल कर देते थे। वलन कैंसिल यानी कि आज के दिन जितने लोग खेले हैं, लाखों करोड़ों लोग पूरे इंडिया में, दुबई में, आज पेमेंट नहीं होगा। क्यों भाई? इसमें फिक्सिंग थी, भाई हार गए, भाई हार गए, ये रीजन दिया जाता था। और ऐसी 2-3 मैचें हुई है अच्छा पास्ट में, ठीक है। भाई जीते तो कोई बात नहीं, भाई साल की 10 मैच 50 मैच फिक्स कर रहे हैं। और भाई भी बेट फेयर कोई मान के चल नहीं, भाई का तो देखो क्या है, बेटफेयर तो उस टाइम पे भी रेफरल के लिए चलता था। बेटफेयर में इतना वॉल्यूम नहीं होता था, आप उसको मैनिपुलेट आज भी कर सकते हो। इवन करने वाले आज की डेट में चैंपियंस ट्रॉफी की मैच को भी मैनिपुलेट कर लेते हैं कि 10-20 पैसा ऊपर नीचे ले जा सकते हैं वैल्यू से। ठीक है। लेकिन भाई के टाइम पे तो क्या था कि रेट बड़े बुकी निकालते थे, जैसे एक बॉम्बे का बड़ा बुकी हो गया, एक दिल्ली का हो गया। उस जमाने में क्या थे कि बहुत बड़े बड़े बुकी थे बॉम्बे में। बेटफेयर जस्ट फॉर रेफरेंस है, उसको कोई मुंह नहीं लगाता बुकी था। और अंडरवर्ल्ड डायरेक्ट कनेक्टेड था, बेटफेयर की इतनी इज्जत नहीं थी तब, मतलब अंडरवर्ल्ड डायरेक्ट कनेक्टेड था। वो तो देखो मुझे नहीं पता है, मैं नहीं बोल सकता, पर कहीं ना कहीं तो था जहां तक मुझे पता है, क्योंकि फिक्सिंग होती थी। आपने भी नाम सुना है, इंडिया के कितने क्रिकेटरों का नाम आया जो तो प्रूफ हो चुका है, उनको सजा हो चुकी। मैं नाम भी बोल सकता हूं लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, जो हमारे एक्स कैप्टन थे इंडिया के 90s में, ठीक है। पर अब सबसे वो रिवर्स हो गए डिसीजंस, अब मोस्टली सबके केसेस हट गए हैं। पता नहीं, लेकिन अब वो तो साबित हो चुका है पूरी दुनिया में। तो मैं तो नाम भी लेता हूं अपने यूट्यूब के वीडियो में, यहाँ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो बात है कि वहाँ से चालू हुआ, बरोबर। उसके बाद कुछ क्रिकेटर बाहर आए कि हमें भाई ने दुबई में ये अप्रोच किया, वो किया, बरोबर, रह के आए सालों बाद, बरोबर, कि इसने ये किया। फिर आती है, तब पब्लिक को ये था कि यार चलो भाई करते थे, ये गंद ज़्यादा नहीं। और सच बताऊं तो क्रिकेट में तब गंद ज़्यादा नहीं थी, मतलब पूरे साल में 1-2 मैच फिक्स होते थे या 4-8 होते थे और पकड़े नहीं जाते थे। पकड़े तो खैर आज भी नहीं जाते हैं, क्लियर। लेकिन तब क्या था कि नहीं करने का रीज़न क्या था कि लोग यार एक देशभक्ति को मानते थे। और तब क्या था कि अपने देश के लिए खेल रहे हैं, भले 500 मिलते थे। हमारी वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड को कपिल देव जी बोलते हैं कि 500-1000 रुपये ही मिलते थे, फिर भी उस टाइम पे किसी ने सोचा नहीं कि हम देश के साथ ऐसा कर लें, बरोबर। या किसी ने अगर छोटा बड़ा किया भी होगा तो कभी सामने नहीं आया। फिर जब बड़ा भूकंप कब आया, पहला बड़ा भूकंप जो हेंसी क्रोनिया ने कबूल किया कि हर्षल गिब्स के साथ मिलके या इसके साथ मिलके मैंने फिक्सिंग किया, ये किया, सब पे सैंक्शन लगे, किसी पे लाइफ बैन लगा, कोई उसके बाद लेजेंड खेल रहा है, बूढ़े खेल रहे हैं। क्या हुआ था वो आज की जनरेशन को पता नहीं है, तो थोड़ा बता तो दो। बच्चे थे जब मैं मतलब नया क्रिकेट सीखा था कि एनसी क्रोनिया ने कंप्लीटली पूरा स्कोर, पूरी मैच फिक्स की थी 5 खिलाड़ी के साथ इंडिया के सामने की सीरीज में। कहने पर वो कोई लंदन बेस्ड बुकी था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जो मतलब था इंडियन ही, लेकिन लंदन में जाके ये सब उसने किया था। संजीव चावला या पता नहीं क्या नाम था उस टाइम पे, यूट्यूब पे सब कुछ है। तो उस टाइम पे वो सब हुआ था, उसने कबूल भी कर लिया आंसू वासू के साथ उसने पूरा, और उसको हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। बाद में उसकी मौत हो गई एयर क्रैश में, और उस टीम का जो कोच था उसकी भी शंकास्पद हालत में मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा राज ना खुले, इसलिए ऐसे लोगों की मौतें हो गई। वो सब जानते हैं कि मौतें ऐसे ही नहीं हुई है, कुछ ना कुछ तो था, पर वो था छोटा वर्जन। जब ऑनलाइन आया तो गंद ज़्यादा क्यों हो गई? ऑनलाइन के आने से पहले गंद हो गई, क्यों हुई? क्योंकि ऑनलाइन तो एक्चुअली इंडिया में 2016 में नोटबंदी के दूसरे दिन आया, ठीक है। इंडिया में जो ऑनलाइन पैदा हुआ नोटबंदी के दूसरे दिन पैदा हुआ। ये हम बुक सुनते हैं, ये बुक वो बुक, ऑनलाइन आप पैसा डालो, ये तब शुरू हुआ। इससे पहले सब ऑफलाइन चल रहा पता है ना, क्योंकि पैदा करने वाले को ही पता होगा ना कि कैसे पैदा हुआ। राइट। 16 को रात को अनाउंसमेंट हुआ कि नोटबंदी है, और उसके 2 घंटे बाद बुक पैदा हुई इंडिया की पहली। ओके, वो भी आपकी बुक थी? मैं प्रमोटर था उसका। अच्छा, ठीक है। मैंने अपना नाम किसी को यूज़ करने दिया क्योंकि मेरे पास ब्रांड थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास ब्रांड थी उस टाइम पे। मेरा काम था टिपिंग का, कि मेरे को लाखों लोग, हज़ारों लोग फॉलो करते थे अलग अलग देशों के। तो उन्हें ज़रूरत थी एक भरोसे की कि बंदा उसके पास खेलेगा क्यों। तो मैंने भरोसा दिया कि चलो तुम मेरा नाम यूज़ कर लो, बदले में मेरे को इतने पैसे दे देना। क्योंकि मेरी इनकम सडनली एक रात में बंद हो गई, क्योंकि नोटबंदी के आने से जो मुझे टिप्स की पेमेंट मिल रही थी वो मिलना बंद हो गई। तो मैंने उनको अपनी ब्रांड यूज़ करने दी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ओके। हाँ, तो अभी हम वहाँ पे आते हैं, फिक्सिंग के मुद्दे पे वापस आते हैं हम, क्योंकि बीच में से भटकना यस यस यस। तो जब आया 1999 तक क्या था कि सिर्फ एक ही जुआ चलता था इंडिया में क्रिकेट में, मैच ये जीतेगा ये हारेगा, जिसको हम बोलते हैं खाई लगाई बैक ले। फिर 99 में किसी के दिमाग में ये कीड़ा आया कि यार ये स्कोर पे भी तो खिला सकते हैं, कि भाई 250 बनेगा, 200 बनेगा, 300 बनेगा। तो उन्होंने स्कोर का जुआ चालू कर दिया।
ये भी भाई के कहने पे ही चल रहा है अभी? हाँ, अरे भाई भाई चले गए, कब के चले गए, वो सब बातें हैं, कोई भाई नहीं है दुनिया में। ठीक है, ये सब बातें, स्टोरियां आपको सुनाई जाती है। मतलब एक टाइम तक था, उसके बाद वो चले भाई गए। आपके बाजू के घर में गैस का सिलेंडर भी फटेगा ना, तो आजकल यही बोला जाएगा कि पड़ोसी मुल्क का हाथ है। या आप जो चीज़ नहीं पकड़ सकते हो, भाई के आदमी कर रहे हैं, बस बोल दो, पब्लिक का ध्यान हट जाता है। अब तो खैर जनता भी इतनी भोली नहीं बची है, सब जानती है। वो जो भाई भाई की बातें कर रहे हो, बेचारे शुगर से कब के चल बसे होंगे, जो रूमर्स है पूरी मार्केट में, उसे पड़ी भी नहीं है, किसी को पड़ी नहीं होती है सब चीज़ें करने की। ठीक है, बराबर। तो फिक्सिंग की बात जब 99 आई तो स्कोर की बात आई। फिर इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट खोज किया, कुछ गुजरात और दिल्ली के बुकी ने, कि भाई 15 ओवर 30 ओवर, तब तो वनडे थी, 20 थी नहीं, 20 तो तब तक पैदा नहीं हुई थी। 15 ओवर 30 ओवर 15-50 ओवर का स्कोर चलाएंगे। प्लेयर का इसमें ज़्यादा नुकसान था। क्यों? कि आप जब क्रिकेट का मैच खेलते हो तो 2% दे रहे हो बुकी को, 45-7, और रन में आप थोड़ा ज़्यादा दे रहे हो, क्योंकि उसमें बुकी का जीतने का चांस ज़्यादा होता है। तो बुकियों को मज़ा आ गई। अब गंदगी घुसना कहाँ चालू हुई? 2-3 साल तक वो ठीक चला, मैच फिक्सिंग धीरे धीरे आती थी, कभी जाती थी, पर पकड़ में नहीं आती थी। ठीक है, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टेस्ट मैच था, मैं नाम ही नहीं लूँगा यहाँ पे, जो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बराबर। वहाँ पे एक बड़ा बुकी था, पूरी दुनिया जानती है कि वो सेट हुआ था, और वो मैच इंडिया ने जीता था। मैं ये भी बोल देता हूँ, वो फिक्स था पूरा कंप्लीटली। पूरी दुनिया जानती है, बराबर, पूरी दुनिया जानती है। सर सिंस आप इतनी अंदर की बातें जानते हो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एक प्लेयर को फिक्स करने के लिए क्या पैसा ही मोटिवेशन होती है या और भी हद तक जाते हैं बुकी? देखो इसमें क्या होता है कि ये तरह तरह के होते हैं। प्लेयर का पहले तो मैं आपको वहीं से आगे बढ़ रहे हैं कि ये कैसे हुआ। ठीक है, जब मैचें हो रही थी, साल की 1-2 हो रही थी, 4 हो रही थी, लेकिन आगे नहीं आ रही थी बात, क्योंकि ये चीज़ें ना आज भी नहीं आती है बाहर, जबकि आज तो वो चीज़ 90% बढ़ चुकी है। ठीक है, उस जमाने में मैच कितने होते थे साल के? आप देखो, साल में आप 365 दिन में 100 दिन क्रिकेट होता था, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 150 दिन वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट। अब तो नए नए अब तो टूर्नामेंट आ आप देखोगे ना, औरत खेल रही है, बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़े खेल रहे हैं, अंधे खेल रहे हैं, यूट्यूबर्स खेल रहे हैं। हाँ यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, वो सब तो अलग ही है, और हर चीज़ पे सट्टा चल रहा है। लेजेंड खेल रहे हैं, इवन 50-50 साल के क्रिकेटर जो रिटायर हो गए वो भी खेल रहे हैं, तो सट्टा सब पे चल रहा है। तो फिक्सिंग उसमें तो चलो 100 में से 100। ऐसा भी कह सकते हैं कि सट्टा चलवाने के लिए नए नए टूर्नामेंट क्रिएट भाई वो नहीं चाहते कि सट्टे के लिए चले। अब क्या हो रहा है कि पैसा उनको कमाना है। अब मान लो कि यार 11 प्लेयर रिटायर है, अपने ज़माने में वो फिक्सिंग कर नहीं पाए आईसीसी के डर से, समझो, अपने ज़माने में कर नहीं पाए। अब उनके पास बचत कुछ है नहीं, क्योंकि तब फीस भी इतनी मिलती नहीं थी, या अपनी गलत आदतों के चलते खो दिया। अब उनके पास रास्ता क्या है पैसे कमाने का? तो वो लेजेंड की लीगें चल रही है, ठीक है, जहाँ पे वो रिटायर खिलाड़ियों को बुलाते हैं। तो ये चलवाई जा रही है ना बेसिकली, सर्कल घुमाने मैं ऐसी के एक टीम का ओनर रह चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो फिर तो इन टूर्नामेंट में कौन जीतेगा सब फिक्स रहता होगा। वो भाई देखो, अगर क्रिकेट 3 तरह का होता है, 4 तरह का, A B C D। ए में किसको रखते हैं? IPL, बिग बैश, इंटरनेशनल कप जैसे अभी हो गया, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, और सारे इंटरनेशनल में। इसको मैं बोलता हूँ A ग्रेड क्रिकेट। जैसे निफ्टी 50 में टॉप 50 शेयर होते हैं, वैसे A ग्रेड क्रिकेट है। तो A ग्रेड में आज भी 90% मैचेस जेन्युइन है। ओके, 90% जेन्युइन है। हाँ, मतलब मैं ये समझ जाओगे 90 के सिवा जो 10 बचता है वो क्या है, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा कुछ। ठीक है, ठीक है। और B ग्रेड जैसे ही अपन जाते हैं, अब B ग्रेड में क्या आता है? बांग्लादेश प्रीमियर लीग, PSL, CPL, बराबर, जितने भी देश है, अफगान प्रीमियर लीग, या जितने भी छोटी लीग हैं, दुबई लीग, अफ्रीका लीग, ये आती है B में। तो B में 25% मैचें गलत हो सकती है, 75 जेन्युइन है। ठीक है, और फिर आती है C बोले तो राजा रजवाड़ा लीग, लेजेंड लीग, वुमेन लीग, जो भी खेल रही हैं अभी चालू ही है, बराबर, उन सब में होती है 50%। मतलब मान लो कि 2 मैच में से 1 मैच पूरी बनी हुई है, स्क्रिप्टेड है, बाकायदा रात को लिख के दिया गया है कि भाई तुम इतने रन दोगे, तुम इतने रन करेगी, तू इतना पिटेगी, तुझे इतने पे आउट होना है, ये सब होता है, ओके, बराबर। अब वो कौन करता है, उसमें भी तरह तरह का, देखो ये किसी पे इल्ज़ाम हम लगा नहीं सकते, क्योंकि किसी चीज़ का इसमें राइटिंग प्रूफ नहीं है या वीडियो नहीं है, ठीक है, और है भी तो मैं यहाँ दिखाऊंगा नहीं। उसके लिए मेरे पास अलग चैनल है, मैं जब दिखाऊंगा तो देख लेगी दुनिया। अच्छा, बीच में ये भी बात उठती थी कि चलो टीम या प्लेयर फिक्स कर लिया, कुछ हो गया, एक एक बॉल भी फिक्स होती है, ऐसा भी होता है? हुआ था ना, जैसे मोहम्मद आमिर का केस हुआ, नाम ले सकता हूँ क्योंकि वो तो कल्प्रिट है, जेल काट के आया है, सजा दी हुई है उसको यही दिया गया, उसका स्टिंग ऑपरेशन किया गया। उसको क्या दिया गया कि भाई ये इतने 5,000 पाउंड है, 10,000 पाउंड है, तू मैच की 2nd, 3rd, 4th नंबर की बॉल 9 बॉल डालेगा। अच्छा, आप सोचोगे कि यार 9 बॉल में क्या मिलेगा? इसी पे मैं आ रहा था 99 यस, वहीं से आप चालू करते। 99 के बाद क्या हुआ कि यहाँ के लोगों को, एशिया के लोगों को पता चल गया कि यूके में, ऑस्ट्रेलिया में लीगल साइट से उन्होंने भाव देखना चालू किया कि वहाँ पे चलता क्या है। तो वो शौक हो गए
कि वहाँ पे तो यार एक एक बॉल पे सट्टा चल रहा है, एक एक ओवर पे सट्टा चल रहा है। इवन कोई प्लेयर पर्टिकुलर बॉल पे 9 बॉल डालेगा, उसमें एक का 20 मिल रहा है, एक का 50 मिल रहा है। और आप जानते नहीं हो, मेरे सामने हो चुकी है ये चीज़। एक केनिया का प्लेयर था, ठीक है, मैं नाम नहीं लेता हूँ अभी। उस आदमी को हिट विकेट नाम की एक क्रिकेट होती है ना, क्रिकेट में हिट विकेट होता है। तो जनरली क्या होता है कि जब कोई प्लेयर हिट विकेट, साल में 1 या 2 ही होते हैं, कैच तो हर मैच में 10 होते हैं, तो हिट विकेट में 1 का 200 मिलता है। अच्छा। तो उन्हें इंडिया के किसी होशियार आदमी की नज़र पड़ गई उधर, प्रतिभावान लोग तुम्हारे इंडिया में है ही। तो उसने देखा कि केनिया वाले तो गरीब है यार, 5-10 लाख में कुछ भी कर लेंगे। तो उसने उसको बोला कि भाई तुझे 15 लाख दूंगा। तो बोले बोलो 15 लाख के लिए तो मैं आउट हो जाऊंगा, जो बोलोगे करूंगा। बोलो तो बोले मैं अपनी टोपी क्या चड्डी उतार दूंगा। मतलब इतने बेचारे गरीब देश है वो, जिम्बाब्वे, केनिया, वो सब। तो बोले तुझे कुछ नहीं करना है, बोले तुझे कैमरा में सिग्नल दे के अपनी टांग घुसड़ देनी है, बैट घुसड़ देना है स्टंप में, ठीक है। और उसने क्या किया कि लंदन, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में उसके जितने दोस्त थे सबको उसने बोला 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार पाउंड लेके सुबह सुबह तुम लोग निकल जाओ, बरोबर। ये मैच में ये ओपनर आता है। अब तुझे क्या, नेक्स्ट मैन आउट एक मार्केट चलती है विदेश में, नेक्स्ट मैन आउट। नेक्स्ट मैन आउट में कैच का रेट है मान लो 40 पैसा, रन आउट का 10 रुपया। उसमें लिखा है अदर। अदर में 3-4 चीज़ें आती है। एक होता है हैंडल द बॉल, जैसे बॉल आ रहा है, आपने अगर बॉल हाथ से रोक लिया तो वो हैंडल द बॉल, उसका भी 1 का 200 है। एक होता है टाइम आउट, एक होता है टाइम आउट जो अभी मैथ्यूस हुआ था कि 3 मिनट में अगर आप बाहर आके क्रीज पे नहीं गए तो वो भी आप आउट हो, 3 मिनट या 2 मिनट। मान लो कोई टॉयलेट में है, उसकी बारी आ गई और क्रीज पे नहीं पहुंचा, आउट है। तो ये अदर में आता है 1 का 200 रुपया। तो उस बंदे ने क्या किया, उसको समझा दिया केनिया वाले को। अब उसने अपने सारे लड़के छोड़ दिए लंदन की स्पोर्ट्स बुकों में, मतलब विलियम हिल, पैडी पावर, बैट 365 जितनी भी चल रही है लीगल, सब जगह जाके 50 पाउंड 100 पाउंड ही लगाने हैं, क्योंकि भाई 200 का माल है। तुम 100 लगा रहे हो तो भी 20,000 पाउंड का आज से 25 साल पहले पे आउट निकल रहा है। तो हाँ, तो उसने 3-4 देशों में वो कर लिया। इंडिया के बुकियों को कॉल कर लिया, जैसे देसी बुकी जो चलते हैं ऑफलाइन, कि भाई कोई प्लेयर आउट हो उसका क्या रेट है। तो बोला ये अच्छा इस तरह से आउट हो, तो बोले पागल है, इस तरह तो साल में 2 ही लोग आउट होते हैं। तो बोले हो गया तो बोले कर ले 50-100 रुपये। भाई ताऊ जी वो देखो वहाँ 200 चल रहा है लंदन में, वो तो जा लंदन ही खेल ले। तो बोले चलो 50 में, इसको तो ले ही लेना है। तो भाई ने कर लिया, ठीक है। अब वो बंदा, हुआ क्या इनके साथ हो गया सीन क्या हो गया कि 2 प्लेयर होते हैं और इन्होंने लगा दिया था नेक्स्ट मैन आउट, उससे पहले सामने वाला आउट हो गया। अच्छा। तो ये बंदा, तो इसको पता नहीं पानी वाले ने बोल दिया कि कुछ मैसेज भेज दिया कि भाई अब तो होना मत, तेरे होने का कोई फायदा नहीं है। तो 3 मैच की सीरीज थी। तो दूसरी मैच में इन लोगों का, पहली मैच में तो जो लॉस लग गया वो लग गया। 2-4 हज़ार पाउंड ही लगाए होंगे, क्योंकि 1 का 200 1.5-2 करोड़ कमाने के लिए कितना ही लगता है, 2-4 लाख रुपए। तो दूसरी में उसको सिग्नल चेंज करवा दिया कि भाई तू चिंगम खा रहा है, तुझे चिंगम थूकनी है और टीवी पे दिखना चाहिए। अगर तू चिंगम थूकेगा मतलब ओके है। अच्छा, ऐसे ऐसे इशारे होते हैं। जैसे हमारे आईपीएल के क्रिकेटर को व्हाइट तौलिया लटकाया था थोड़े टाइम पहले, नाम तो बराबर ही है क्योंकि उसका भी साबित नहीं हुआ, नहीं बोल सकते। तो दूसरी मैच आई, इनके बंदे फिर चले गए स्पोर्ट्स बुकों में। और स्पोर्ट्स बुक वालों को भी पता था कि इनको तो आदत है ये सब खेलने की, पिछली मैच में हार के गए, तो केस भी उनका मजबूत हो गया। उनका एक तो फायदा हो गया कि भाई पिछली में भी खेले और ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर पहले में ही हो जाता तो इनको पैसे ही नहीं मिलने थे। सही बात है। अगर लंदन की बैटिंग कमीशन अगर चेक करती कि भाई 10 जगह पे सेम चीज़ें हुई है तो वैसे ही पैसे नहीं मिलते। और यही हुआ। मैंने ये टीवी में लाइव देखा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ। आज भी आपको यूट्यूब पे हाईलाइट में दिखा सकता हूँ वो चीज़ में, अभी खोल के, ठीक है। मैच का नाम लूंगा नहीं क्योंकि तो पब्लिक को देख सकते हैं। तो उसने चिंगम थूकी और मैं टीवी पे देख रहा था, उसने अपना पैर घुसेड़ दिया विकेट में। हाँ, और लंदन की 4-5 स्पोर्ट्स बुक ने फिर भी पैसे नहीं दिए कि भाई ये सस्पिशियस बैट है और ये प्लेयर पे आपने 2 मैच से ही लगा रहे हो और इसने किया है, लो वॉल्यूम का, गंदी कंट्री का लड़का है, ये है वो है। स्टिल उन लोगों ने 1-1.5 करोड़ इंडियन मार्केट से बटोर लिए। तो फिक्सिंग वहाँ से चालू हुई जब उनकी नज़र पड़ी। अब आता है इंडिया में फैंसी का दौर, 1 ओवर 2 ओवर 4 ओवर, एक एक बॉल जो भाई ने बोला, ये सब तो अभी चालू हुआ है 5-6 साल 7 साल। अच्छा। इसके बाद फिक्सिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सर ये कौन से लेवल के मैचेस में होता और है? फिक्सिंग बड़ी T20 आने के बाद। अच्छा। और सर जैसे अभी इशारों की बात हो रही है कि चिंगम थूक दी, और क्या ऐसे कुछ सेट इशारे हैं? देखो, इशारे 100 तरह के होते हैं। जनरली क्या होता है कि जब कोई फिक्सर किसी भी प्लेयर को सेट करता है तो उसको एक तो क्या डर होता है कि भाई तुझे मान लो एक खराब ओवर डालनी है, तो 1 ओवर का 40 लाख रुपया जैसे रेट तय किया कि 30 लाख रुपया। खराब ओवर क्या होती है कि एवरेज एक T20 की ओवर में रन आते हैं 7 से 8, तो बुकी ऑड्स क्या चलाते हैं 7-8 रन। मतलब कि आप 8 रन पे अगर लगाओगे तो जितना लगाओगे उतना मिलेगा। 1 करोड़ लगाया तो 1 करोड़, 2 करोड़ लगाया तो 2 करोड़, और आप 10-15 लड़के बिठा के आराम से 2 करोड़ काट सकते हो आज के ज़माने में। तो आपने उसको 30 लाख दे दिया, बट आप तो उसके ऊपर रिस्क कितना ले रहे हो, 2 करोड़ का।
अगर उसने रन नहीं दिए तो क्या करोगे? कभी कभी बीच में बिचौलिए भी रहते हैं, जो प्लेयर को फिक्सर डायरेक्ट नहीं जानता है, बीच में बिचौलिए रहते हैं। लाइक उनका कोई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एजेंट हो गया, उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो गई, होती है ना, जैसे कोई भी है जो बीच में ऐसी लड़कियां होती है जो उनसे कांटेक्ट करवा देती है क्रिकेटरों से, बरोबर, आपने ये सब सुना होगा, हनी ट्रैप जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये हनी ट्रैप होते हैं। तो वो लोगों ने सेट तो कर लिया, फिर भी ये क्या बोलते हैं, भाई ग्राउंड पे हमें तू पहले इशारा देगा फिर हम माल काटेंगे, या हमें हमारा 1.5-2 करोड़ वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इशारा क्या होता है भाई, येलो कलर का हैंडबैंड पहनेगा, रेड पहनेगा, या यहाँ से उतार के यहाँ पहनेगा, हेलमेट को उतार के नट टाइट करेगा, या जूते को नीचे से तू साफ करेगा, या तो रनअप लेके एम्पायर तक जाके वापस आएगा, या अपने बैट को यूं जाके, अगर बैट्समैन की सेटिंग है कि भाई जल्दी आउट होना है, 12 रन के अंदर आउट होना है, तो बैट्समैन को टेकिंग गार्ड लेना है, या बॉलर को प्रैक्टिस बॉल डालने हैं। तो ऐसे 100 तरह के होते हैं। और सर ये फिक्सर और ये प्लेयर जो फिक्सिंग करते हैं, ये मतलब मैच से कितना टाइम पहले होती है ये चीज़, फिक्सर और प्लेयर के बीच में? ये मैच से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, हफ्ते पहले, डिपेंड है कैसे करते होंगे, सबकी अलग अलग सिस्टम होती होगी। बट क्या गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने के लिए और ये देखने के लिए ग्राउंड में उनका बंदा होता है, ठीक है, जो लाइव चालू होता है, ठीक है, वो देखेगा ग्राउंड में कि ओके इसने रेड हेयर बैंड पहना है तो ये काम करेगा, उसके बाद ही वो लोग अपना रिस्क लेंगे, और मैच खत्म होते ही भाई को अपनी फीस मिलेगी। और सर क्या रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए प्लेयर्स के फ़ोन टैप होना या स्ट्रिक्टनेस मेंटेन? नहीं, देखिए टैप तो उसी के होते हैं जिनके ऊपर डाउट हो, तो बिल्कुल होते हैं। ये जितने पकड़े गए, कैसे पकड़े गए, जब इनकी चीज़ों पे डाउट गया तो इनके फ़ोन टैप किए गए, कैमरे लगाए गए। जितने भी आज तक पकड़े गए लास्ट 10 साल में, IPL में भी जो पकड़े गया था एक कांड, ठीक है, वो तो साबित हो चुका है, तो उसका तो बोल ही सकते हैं जो हुआ है वो। तो 2 टीमें भी सस्पेंड हुई थी 2 साल के लिए, क्योंकि उसके ओनर जुआ खेलते हुए दिखे थे, बरोबर। 2 साल बाद वो टीमें वापस आई। तो होता क्या है कि इन लोगों के फ़ोन 2 घंटे पहले ले लिए जाते हैं। जैसे ये बस से उतरते हैं ना, एक टोकरी लेके, वो तो छोटी टूर्नामेंट में भी, ये लीजेंड की भी होती है, कोई भी टूर्नामेंट में फ़ोन 2 घंटे पहले ले लेते हैं। बट फ़र्क ही क्या पड़ता है? बात तो कल रात को हो गई। नहीं, रात को हो गई, चालू में कोई भी चेंजेस है तो जो बीच में स्ट्रेटेजी ब्रेक पड़ रहा है 2.5 मिनट का, वहाँ पे आपको आके कोच बता रहा है, मैनेजर बता रहा है, जो प्लेयर नहीं खेल रहा है वो बता रहा है, काम वाला, झाड़ू वाला, कोल्ड ड्रिंक वाला, कितने लोग होते हैं, मैसेज तो कोई भी दे सकता है। राइट। तो सर जैसे मैच फिक्सिंग जब हो जाती है तो जो छोटे लेवल के बुकी हैं, फिर जो नॉर्मल प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, जो घर बैठ के बैटिंग कर रहे होते हैं, उन लोग को तो मालूम नहीं होता कि किस लेवल पे चीज़ें बदलने वाली हैं, तो उनके तो बहुत लॉसेज हो जाते होंगे इस चीज़ को देख। जी देखिए, ऐसा है कि जब एक क्रिकेट लवर, एज अ क्रिकेट लवर, मान लो कोई जुआ नहीं भी खेल रहा है, तो उसके साथ भी ये बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि वो देश के भले के लिए खेल रहा है, या फिर वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है, फिर वो चाहे क्लब भी क्यों ना हो। अब उसके साथ ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। प्लस में जो खेल रहा है उसकी जजमेंट क्यों गलत जा रही है कि एक अच्छा बॉलर है, उसको, उससे बेचारे ने पूरे स्टेट्स देख लिए कि यार ये बॉलर बहुत अच्छा है, बैट्समैन को ये खा जाएगा, या तो ये कम 7-8 रन देगा या 4 देगा। अब उसने तो उसके रन नहीं आएंगे, उसके ऊपर पैसे लगा दिए। लेकिन वही बॉलर अगर 30-40 लाख खा के 15 रन दे देता है तो उसकी इफेक्ट पूरी मैच पे आती है, क्योंकि उसके बाद वाला बॉलर भी पीट सकता है। अब बैट्समैन का हाथ खुल गया, मान लो मैं आपसे डर के खेल रहा हूँ, एक साइड से कोई अच्छा बॉलर बॉलिंग कर रहा है जो मुझे दबा के रखा हुआ है, और एक चोर ने आके मुझे 15 रन दे दिए, तो मेरा तो हाथ खुल गया बल्लेबाज का, मेरा कॉन्फिडेंस खुल गया, तो मैं तो अच्छे को भी पीटूंगा, हो सकता है मैं अपनी टीम को भी हरवा दूं। तो होता क्या है कि जब 2020 क्रिकेट आया, उसके बाद ये सारी गंद कहाँ चालू हुई मैं बताता हूँ। ये गंद एक्चुअली इंडिया से ही चालू हुई है मैक्सिमम। जो एक छोटी लीग आई थी, अभी तो IPL तो बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। IPL तो बहुत अच्छा काम किया है BCCI ने, कि इतने लोगों को रोजगार मिल रही है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, क्रिकेट इतना डेवलप कर रहा है कि आज हमारे छोटे छोटे गाँव से यशस्वी जायसवाल जैसे छोटे परिवार का लड़का भी इतना आगे जा रहा है। तो BCCI ने बहुत अच्छा काम किया IPL ला के, ठीक है। नए टैलेंट मिलते हैं, रेवेन्यू मिलता है, स्टेडियम भर जाते हैं। वो तो बहुत एक आगे के मुद्दे अपन आगे लेंगे कि इंडिया को कितना फ़ायदा हुआ है IPL से, और BCCI इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि पूरे दुनिया पे हम राज कर रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट में। लेकिन उससे पहले एक लीग आई थी जो IPL जैसा ही नाम था, ठीक है, वो भी मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, जो आई से ही चालू होती थी और जिसको मारने के बाद IPL पैदा हुआ, ठीक है। तो उसने पूरी गंद फैला दी। हुआ क्या कि जब वो लीग आई, मुझे क्यों पता है, क्योंकि अहमदाबाद में वो लीग खेली जाती थी, वो स्टार्ट हुई, जिसको देख के IPL ने सीखा कैसी लीग की जा सकती है, ठीक है। वो IPL जैसी गुजरात में चालू हुई, और अहमदाबाद में उसकी सारी मैचें होती थी, और उसमें एक टीम थी जिसमें सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के थे, आपको याद होगा तो, ठीक है। लाहौर नाम से टीम थी, आगे जो भी था वो। तो उस टाइम पे क्या था कि गुजरात के जितने बुकी थे उन लोगों ने कांटेक्ट कर लिया जैसे तैसे करके, और वो पूरी मैच स्क्रिप्टेड होती थी, पूरी, मतलब 11 के 11 पिले होते थे। उन्हें पता होता था कि आपको क्या करना है, कितने ओवर में कितने रन करने हैं, स्लो खेलना है, कितने वाइड डालने हैं, कितने नो बॉल डालने हैं, मतलब पूरी क्रिकेट को उन्होंने कबाड़ी बाजार बना दिया था।
मतलब आज के डेट में इतना गंद नहीं है जितना उस टाइम पे था 2 साल के लिए। और कुछ फिक्सर तो ऐसे थे कि अगर मान लो कोई टीम के प्लेयर नहीं मान रहे हैं या बोलते हैं कि भाई हमें ये सब काम नहीं करने, ऐसी टीमें भी थी उस लीग में, सारे चोर नहीं थे, बट जो नहीं थे उनके साथ क्या होता था कि क्रिकेट में एक रूल होता है, क्रिकेट की गैम्बलिंग में, कि अगर एक इनिंग खेली गई है और दूसरी इनिंग से पहले मान लो बारिश आ गई जिसको बोलते हैं मैच एबेंडन होना, मान लो बारिश से रिजल्ट नहीं आया, या मान लो कि फ्लड लाइट चली गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, मैच बीच में रुक गई, तो वो मैच का पूरा पेमेंट कैंसिल हो जाता है। मतलब कि हार भी नहीं, जीत भी नहीं, जिसने जो लगाया सब पैसा वापस आ जाएगा। जैसे टाई में होता है कि टाई हो गई तो भी मैच ऑड्स के पैसे वापस आ जाते हैं, कोई नहीं जीतता है क्योंकि सुपर ओवर वैलिड नहीं होती है। तो वो लोग क्या करते थे कि अगर प्लेयर नहीं मान रहे हैं कोई बात नहीं है, उन्होंने उस ग्राउंड के फ्लड लाइट वालों को पैसे दे दिए कि भाई तू कुछ मत करना, एक इनिंग देखेंगे। अब एक इनिंग वो अपनी चॉइस से खेल रहे हैं, चॉइस यानी जो उनको मन में आ रहा है वो टीम खेल रहे हैं, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ से। अगर जो इनिंग ब्रेक तक उनके फेवर में आ गई, लाइक उन्होंने बॉलिंग खेली है और सामने वाली टीम 120 में आउट हो गई, तो उन्हें तो दोनों तरफ प्रॉफिट बुक हो गया, तो कुछ नहीं करेंगे। बट खुदा ना खास्ता अगर पहली टीम ने 200 मार दिए और इनको लगा कि यार ये तो अपने पैसे चले गए, तो फ्लड लाइट उड़ा देगा, तो मैच के सौदे कैंसिल हो गए। तो उस लेवल की काम चल रहे थे वहाँ पे, और रोकने वाला कोई नहीं था क्योंकि वहाँ पे तो पूरी सिस्टम ही मिली हुई थी। सर जब इस लेवल की फिक्सिंग हो जाती है तो फिर तो जाहिर सी बात है लॉसेस हो रहे हैं, तो देखा जाता है काफ़ी लोग, जैसे हमने सुना है कि यार कोई सुसाइड कर ले रहा है, किसी का घर बिक गया, सोना चला गया, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो कि यार एक तरफ तो इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इतना पैसा बनता है बुकीज़ का, बैटिंग करके पैसा मिलता है, बट लोग मर भी जाते हैं। जी, मैं देखो अभी इसी बात पे आ रहा हूँ कि हर इंडस्ट्री की अच्छाइयाँ भी होती है, बुराइयाँ भी होती है। तो मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि जो आपने बोला कि अगर कोई ज़्यादा हार जाता है या मान लो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हार गया, या गैम्बलिंग की लत ऐसी है, ठीक है कि आदमी अपनी लिमिट से ज़्यादा हार ही जाता है मोस्टली, अगर उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो, जो कि 10% लोगों में होता है, 90 में नहीं होता है, चाहे वो फिर स्टॉक मार्केट हो या कोई भी चीज़ हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो इंसान को अपना मनोबल मजबूत रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मेरे पास कितने पैसे। देखो मेरे हर वीडियो में एज अ स्ट्रेटिशियन नहीं, एज अ गैम्बलिंग एडवाइज़र भी मैं जिनको एडवाइस देता हूँ, मेरे हर वीडियो में यही होता है कि आपकी अगर कोई इनकम है तो उसका 10% आप शेयर बाजार में डालो, चाहे 10% से आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करो, या 10% से या फन के लिए आप गैम्बलिंग करो। हाँ, प्रोफेशनल गैम्बलर है लाइक मी, या मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग इंडिया में प्रोफेशनल गैम्बलर है। जैसे प्रोफेशनल पोकर प्लेयर होते हैं, डैन बिल्जेनियर हो गया, करोड़ों रुपए जीतते हैं। कैसे? क्योंकि वो रूल से खेलते हैं, वो हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, स्टैट्स नॉलेज होती है, प्लेयर की नॉलेज होती है, हर चीज़ होती है। देखो 10 में से 1 मैच अगर फिक्स है या 10 में से 1 बार अगर प्लेयर रन दे रहा है तो 9 बार तो आप अपने दिमाग से और स्टैट्स से पैसे बचा सकते हो। तो उसको पूरी तरह से रिसर्च करके अगर वो करेगा तो इसमें अच्छे पैसे कमा भी सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसमें अपना कैरियर बना के बैठे हैं। अब आता हूँ दूसरी बात पे कि सुसाइड वाली बात। देखिए हमारे देश में एज़ पर गूगल साल के 5,500 किसान सुसाइड करते हैं, आप देख सकते हो। तो खेती करना हम बंद नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ कि IAS IPS या जो भी है, साल के कितने लोग अटेम्प्ट करते हैं और कितने पास होते होंगे आपके हिसाब से? कोई डेटा है आपके पास? 1% या उससे कम, ठीक है। मान लो आपने 5 साल पढ़ाई की, अगर आप फिर भी IPS नहीं बने, IAS नहीं बने, जाके आपने क्या किया रिक्शा चलाओगे, टैक्सी चलाओगे, जॉब करोगे 60-70 हज़ार 1 लाख की, सक्सेस चांस कितना है? 1% से कम। खेती करके भी सारे किसान तो अरबोपति नहीं है ना इंडिया में, मोस्टली किसान तो गरीब है, यहाँ तभी तो सुसाइड कर रहे हैं। कर्जा लेना पड़ रहा है, बार बार कर्जा माफ़ करवाना पड़ रहा है। डॉक्टर ही पढ़ रहे हो तो भी यही परसेंटेज है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ शेयर बाजार की वजह से कितने सुसाइड हो रहे हैं, आप गिन भी नहीं पाओगे। अरे मैं तो बोलता हूँ मैंने कपड़े की दुकान खोल ली, मैं ऐसे किससे आपको 100 गूगल पे निकाल के देता हूँ कि कपड़े की दुकान खोल ली, नहीं चली, मैं कर्जे में आ गया और मैंने सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड है वो यहाँ की प्रॉब्लम है, उसको गैम्बलिंग से या किसी बिजनेस से मतलब ही नहीं है। जब भी हम बोलते हैं ना कि दारू की दुकानें बंद करवा दो क्योंकि दारू पी के लोग बर्बाद हो रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को पैसे नहीं दे रहे हैं, दारू की दुकानें बंद करवा दो। सिगरेट के पैकेट पे भी तो फोटो है कि भैया पियोगे तो गला सड़ जाएगा, ये खुलेआम बिक रही है, हम रोक रहे हैं, जबकि तो कैंसर दे रही है सीधा। सुसाइड भी नहीं हो तो मर्डर है, फिर भी चल रहा है। दारू खुलेआम बिक रही है, अगर आप पियोगे 20 साल आपका लीवर खत्म हो जाएगा, ये मर्डर है, हम बेच रहे हैं, दुकानें चल रही है। फिर भी इसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि ये सही चीज़ है सर। मैं जो अपने हर फॉलोअर को बोल रहा हूँ, अभी उसकी लाइन पे आ रहा हूँ। मैंने आपको एक फरारी गाड़ी दे दी लाल कलर की, मस्त, आप बैठ के शांति से चलाओ, लाइफ एंजॉय करो, या टायर के नीचे आके मर जाओ, ये आप डिसाइड करोगे। करेक्ट। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। हर चीज़ देखो एक लिमिट में अच्छी है। शुगर ज़्यादा लोगे तो भी मर जाओगे, दारू ज़्यादा लोगे तो भी। तो जुआ और गैम्बलिंग भी एक लिमिट में होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग नाम का एक डिपार्टमेंट होता है हर देश में, हमारे यहाँ नहीं है, जबकि गेमिंग फुल्ली लीगल चल रही है अभी।
इंडिया में कोई सोच रहा है कि गेमलिंग इलीगल है तो वो पागल आदमी है। फुली लीगल चल रही है क्योंकि हम प्लेयर के रन पे लगा ही रहे ना प्रोबो में। बस नाम बदल दिया, फैंटेसी फैंटासी बोल दो, फैंटेसी ओपिनियन के नाम से खेल रहे हैं। स्किल बोल दो, विंजो फिंजो जिंजो जितनी भी चल रही है सब में तो जुआ चल रहा है। कौन सी गेमलिंग नहीं है वो? तो क्या इसकी क्या गारंटी है कि फैंटासी खेल के कोई सुसाइड नहीं कर रहा है? मैं आपको साबित करके दे सकता हूँ एज चैट जीपीटी और गूगल में कि फैंटासी में लोगों ने करोड़ों रुपए हारे हैं और उसमें भी सुसाइड हुए हैं। और आप चेक कर लो चैट जीपीटी पे डाल के कि साल के कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं फैंटासी में, फिर भी तो कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स दे के कर रहे हो तो आप लोगों को सुसाइड करवा सकते हो, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि इसको इस तरह से लीगल किया जाए, और भाई ये करने का एक चीज बता दूं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियन नहीं बोल रहा हूं, मिलियंस नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर एक गवर्नमेंट को टैक्स आता है हर साल। यूके हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, और दुनिया के 50 से 100 देशों में ये लीगल है। और उनकी इकोनॉमी कहाँ है, हमारी कहाँ है? सबकी करेंसी मंगवा लो, आप टॉप 10 करेंसियां मंगवा लो वर्ल्ड की, कि जिसमें 9 देश ऐसे होंगे जिसमें गैम्बलिंग लीगल है। प्लेयर भी टैक्स भर रहा है, बुकी भी भर रहा है और गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, और वहाँ पे कमीशन है गैम्बलिंग, रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग की, बराबर। मेरे तो वीडियो भी, आप मेरे यूट्यूब पे जाओगे, रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग पे, डेप्ट मैनेजमेंट पे, हर एक पे मेरे वीडियो है कि भाई आपको नहीं खेलना है इतना, आपने दिन में 15 मिनट ही खेलना है, अपनी इनकम का 10% ही खेलना है, आपने अपनी बीवी बच्चों के गहने रख के, गाड़ी बेच के, कर्जा लेके नहीं खेलना है। ये सब चीज़ें मैं पहले बोलता हूँ। अगर मैं नॉलेज देता हूँ तो ये नहीं बोलता हूँ घर बेच के लगा दो, गाड़ी बेच के लगा दो, ये बेच के लगा, भाई वो नहीं करना है। इसको तुम एज अ बिजनेस लो, समझदारी से करो, एज का फायदा उठाओ। आज आप 0 एज पे भी कर सकते हो काम। मैंने जैसे बताया ना बुक की 2% एज लेता है, तो आजकल तो क्या है कि प्रमोशन के नाम पे 2% 5% लोगों को तो बोनस मिलते हैं, तो एज भी 0 है। अगर इसके लिए अवेयरनेस लाने की जरूरत है। पर अगर सर हम लोगों को इतना भी मोटिवेट कर रहे हैं कि इतना एज मिल रहा है, कमा लो, वो भी तो गलत है ना। एक तरह से कुएं में तो कूद ही रहा है ना आदमी। भाई देखिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हम मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम पहले भी बोल रहे हैं कि यहाँ मत खेलो। पहली लाइन तो वही है ना, वीडियो चालू हुआ तब क्या बोला कि पहली लाइन तो वही है कि जुआ मत खेलो। भाई अभी भी बोल रहा हूँ, बट खेलो तो ढंग से खेलो। जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर, यार देखो अब हम डॉक्टर के पास जाता हूँ, मेरे को लीवर में मान लो दर्द हुआ, दारू बंद कर दो, मतलब देखो सर 10 बोतल महीने की पीता हूँ, कम करूँगा तो 5 पीऊँगा। आप बोलोगे तो आपको बोलूँगा छोड़ दी, लेकिन 2 तो फिर भी पीऊँगा। तो बोला भाई कम पी, चल छोड़ नहीं सकता तो कम पी, दिन में 3 घंटा हुक्का पी रहा है तो 15 मिनट पी। डॉक्टर ने भी हाथ जोड़ दिए, और आपका डॉक्टर भी ये बोलता होगा भाई शुगर पूरी मत छोड़ो, बदले में ये कम खा लो, ये कम खा लो। तो मैं भी यही बोलता हूँ कि देखो यहाँ तो छोड़ दो, यहाँ पे ढंग से कर लो। कोई भी काम का यही है, या तो आप छोड़ दो, आप में मनोबल है तो छोड़ दो, और आपके पास कोई ऑप्शन है, अच्छा आपके पास इतनी सारी ढेर सारी नौकरियां हैं, या आपको लगता है कि शेयर बाजार में आप इससे ज़्यादा कमा रहे हो, या आप खेती करके इससे ज़्यादा कमा लोगे, या आप किसी भी काम में, मुझे को जस्टिफाई कर दो कमेंट में। मुझे पता है 10% लोगों की हेट मिलेगी, हर जगह मिलती है, मुझे यहाँ भी मिलेगी। 10% लोग बोलेंगे देश को बर्बाद कर रहा है, युवाओं को बर्बाद कर रहा है, ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए, इसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं सच बोलता हूँ डरे बिना। मुझे ये बता दो कि आपके पास कितने ऑप्शन हैं। अगर आपको मान लो कोई शेयर बाजार का भी अगर कोई बोलता है कि SIP करो, म्यूचुअल फंड करो, आप देख लो आपका म्यूचुअल फंड और SIP कहाँ है लास्ट 9 महीने में, और 2 साल बाद भी बताना ये वीडियो यही है। सर सही कह रहे हो आप, अपनी तरीके से आप लोगों को अवेयर ही कर रहे हो। मुझे एक चीज़ बताओ, सिंस आप पहले इंडिया में रहकर आप टिपिंग कर चुके हो, बुकी रह चुके हो, कभी आपने मैनिपुलेट करा है कोई मैच? नहीं, मैं मैनिपुलेट मैच नहीं किया है। हाँ मैं ये बोलूँगा, जब मैं टिप्पर था तो जैसे मैंने बताया रणजी ट्रॉफी के मेरे दोस्त थे, तो मान लो कि अब रणजी ट्रॉफी खेली जा रही है अहमदाबाद के ग्राउंड में, और 6 दिन बाद वहाँ पे इंडिया का मैच होना है, तो वहाँ का पिच मेकर हमारा दोस्त था जो हमारे साथ चाय कॉफ़ी पीता था। तो मैं उससे ये पूछ लेता था कि भाई भैया ये पिच कैसा बिहेव करेगी इंडिया के मैच में। तो बोलते थे भाई बोर्ड का ऑर्डर है, टर्निंग पिच बनानी है। आप भी जानते हो इंडिया में 3 दिन में मैच खत्म क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ है स्पिन बॉलिंग, तो हम टर्निंग पिच बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो बाउंसी पिच मिलेगी। तो मुझे बोल देता था कि भैया इस बार क्या है कि पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए बैटिंग पिच रखी है, तो 200 रन बन सकते हैं। तो मैं उस हिसाब से अपनी टिप को मॉडिफाई करता था कि दोस्तों पहली बैटिंग पे जो आएगा वो 200 कर सकता है, और अपने को पहली बैटिंग पे पैसे लगाने हैं आपको। कभी आपने किसी प्लेयर को अप्रोच नहीं? ना बिल्कुल नहीं। मैं मैच में बिलीव ही नहीं करता हूँ, मुझे फिक्सिंग से सख्त नफरत है। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, फिक्सिंग की बात हम कर रहे थे, तो एक वेब सीरीज है नार्कोज करके, उसमें क्या होता है कोलंबिया में पाब्लो एस्कोबार एक फुटबॉलर मरवा देता है अगर वो उसकी चीज़ नहीं मानी जाती तो अपने आपकी नॉलेज में, आपके सर्कल में ऐसा कभी हुआ है किसी प्लेयर को आपने फिक्स कर, मतलब आपने नहीं, किसी ने किसी को फिक्स करा हो और उसने नहीं माना, तो किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं लोग? देखिए मेरे जान पहचान में कुछ दोस्तों ने, कुछ दूर के जानने वालों ने, या कॉमन फ्रेंड ने, कि हमें पता है कि भाई इसने
इसका ये प्लेयर खास है, क्योंकि हम पार्टियों में देखते थे कि भाई बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर, गोरे, इंडियन, पाकिस्तानी, ए लिस्टर्स। हाँ ए लिस्टर को छोड़ो ना, चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंडिया में लास्ट 20-30 साल में हम 4-5 क्रिकेटर हैं जिनको हम भगवान मानते हैं। नाम तो अभी सब जानते ही हैं, सिर्फ 4 ही क्रिकेटर हैं जिसको शायद क्रिकेट का भगवान हम बोलते हैं। टॉप 4 में जो है, एक तो अभी खेल ही रहे हैं जिन्होंने अपने को कप जितवाया है, ठीक है, एक वो है कि जिनकी बेटी अभी बड़े क्रिकेटर के साथ सब समझ चुके हैं, सबको मालूम है ये कौन है लिस्ट है 4-5। अब ज्यादा डिटेल भी नहीं। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने कुछ गलत किया, इसको ए लिस्ट बोलते हैं। तो इस लेवल के क्रिकेटर अगर किसी की पार्टी में जाते हैं, बरोबर, पार्टी में भी जा रहे हैं, उनसे शादियों में करोड़ों रुपए के गिफ्ट लिए जा रहे हैं, या उनके घर की पार्टियों में आ रहे हैं, उनके साथ अकेले में पी रहे हैं, कैमरा अवॉइड करके कि भाई हमें इस रूम में अकेले में बात कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे होंगे, हो सकता है कोई बिजनेस डील कर रहे हो, तो अपन देखो आज ये कैसी बात हो गई कि किसी पे हम ब्लेम नहीं कर सकते कि एक लड़का लड़की एक रूम में 1 घंटा गए, तो बातें भी कर सकते हैं, हम उसको चरित्र थोड़ी बुरा बोलेंगे। तो होता क्या है कि किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, जैसे ए लिस्ट हो गया, बी लिस्ट हो गया, या इंटरनेशनल टीम में खेलने वाले ऐसे प्लेयर हो गए कि उसने काम किया, मान लो कि उसको पैसे दिए गए और दूसरे दिन काम नहीं हुआ उससे, और उसने बहाना मार दिया, या मान लो कि 4-5 क्रिकेटर थे एक ही टीम में 11 लोगों में, और उन्होंने बोला कि कल का मैच हम दे देंगे वनडे, और दूसरा मैच वो जीत गए, बराबर, यहाँ T20 जीत गए, और दूसरे दिन जब उसने पूछा कि यार हमने तुमको 4-5-10 करोड़, क्योंकि एक मैच का तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आज तो चलो ये रकम 25-50 करोड़ में है आज की डेट में, अगर इंटरनेशनल वनडे आप पकड़ते हो तो आज की डेट में कोई भी टीम करेगी तो 25-50 करोड़ से कम नहीं करेगी। उस जमाने में भी 10-20 करोड़ रुपए थे, उसमें भी 5-6 प्लेयर ही होते, कभी 11 फिक्स नहीं होती, आज भी नहीं होती, तब भी नहीं थी। फर्क इतना था कि आज से 20 साल पहले 1-2 लोग करप्ट थे 100 लोगों में से, फिर धीरे धीरे ये रेशियो बढ़ के गया 10, और आज एक टीम में 4-5 लोग होते हैं विद कैप्टन, 2 बॉलर होते हैं, 2 बैट्समैन होते हैं, जब भी होती है तब। कैप्टन को करना जरूरी है। देखो कैप्टन अगर नहीं करेगा तो पूरी मैच कभी कंफर्म नहीं बना सकता। अच्छा, और जो बाकी प्लेयर्स जो फिक्स नहीं होते उनको मालूम होता है टीम में कुछ ऐसा चल रहा है, वो उनको पता भी, उनको नहीं देख के पता, देखो बताएगा तो कोई नहीं, लेकिन उनसे देखो एक आज पता रह जाता है। आज एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, लाइक गवर्नमेंट, एक डिपार्टमेंट है, उसे पता है कि यार ये खा रहा है, दोनों की पगार सेम है, लेकिन इसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मेरे पास 2 करोड़ की है, तो जाहिर सी बात है कि उसको पता है कि ये कर रहा है, लेकिन वो इशारों में बोल चुका है कि भाई मुझे मत पूछना, मैं नहीं करूंगा। मतलब वो है ना कि देख भाई तू जो करना है कर, मैं आंख बंद कर लूंगा, मैं किसी को बोलने नहीं जाऊंगा, बट तू मुझे मत पूछ। वो इसकी ईमानदारी है। जैसे मैंने बोला ना गॉड ऑफ क्रिकेट, वो गॉड ऑफ क्रिकेट यही करते थे, उसे पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो क्या बोला, भाई मैं नहीं करूंगा। या फिर उस मैच में क्या बोलेगा, मैं अनफिट हूँ, मुझे नहीं खेलना है, या वो सीरीज में मैं अनफिट हूँ, नहीं खेलूंगा। आज भी ये होता है, इवन बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में, बड़ी बड़ी लीग जो वर्ल्ड की नंबर 1 लीग है क्रिकेट में, ठीक है, कौन सी है वो तो आप जानते ही हो, उसमें भी आज ये होता है कि किसी प्लेयर को अगर मान लो कि ये डाउट होता है कि आज मेरी टीम कुछ गलत कर सकती है, तो वो उस दिन बोलेगा मैं नहीं खेल रहा हूँ, अनफिट हूँ मैं अनफिट हूँ, पेट दर्द है, मेरी मौसी गुजर गई, मौसा गुजर गया, कुछ भी कर लिया, और वो खुद भी चाहते हैं कि आज ये ना खेले। ठीक है, कमिंग बैक टू, हाँ, परफॉर्म नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो उससे काम नहीं हुआ, उन्होंने मैच जीत लिया। अब इस कहानी के 2 पहलू हैं। उसने बोला कि यार देखो हमने 5 लोगों ने पैसे लिए थे, आप हमको देख लो। जो 2 बैट्समैन थे उसने 25 बॉल खेल के 12 किए, उसने अपना काम कर दिया। 2 बॉलर थे, उसने फुल टॉस डाले, वाइड डाले, नो बॉल डाले, स्क्वायर लेग को अंदर लेके फुल टॉस डालूंगा, टक करते ही पीछे चौका जाना है, सीधी सी बात है। या फिर मैं शॉर्ट पिच डालूंगा, बॉल ही मेरे मुंह पे आ रहा है, बैट्समैन कितना भी पागल होगा यूं करेगा तो पीछे जाना है, ठीक है। अब लेकिन बाकी 6 में से 2 लोग ऐसे आ गए कि जो 100 मार गए, या उसने हैट्रिक ले ली, तो क्या करोगे? तो उस मामले में फिर वो बुकी के ऊपर होता है कि वो टीवी देख के समझ रहा है कि हाँ यार तूने तो अपना काम कर दिया, लेट्स गो नेक्स्ट मैच में निकाल लेंगे। और फिर वो लोगों की फर्ज क्या होती है कि हमारी वजह से हमारे भाई का लॉस हुआ है, तो आने वाली मैच में हम फ्री में काम करके देंगे। ओके, लाइक अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्लेयर थ्रेटन हो रहा हो या कुछ ये हेंसी क्रोनी वाला जो मैंने टपकाया हो, बताया, मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन ये हेंसी क्रोनी और जो कोच मर गए थे डेव वॉटमोर या जो भी, आज भी रूमर्स है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था, लेकिन रूमर्स तो रूमर्स ही है। बाकी मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी बुकी ने किसी क्रिकेटर के साथ काम किया हो, उसने नहीं किया और उसको तंग किया गया हो, क्योंकि ऐसे देखो तो यार बुकी भी डरते हैं, ये कोई लीगल काम तो है नहीं। जो भी कोई सेट कर रहा होगा फिक्सर आज की डेट में, और आजकल देखो तो आजकल पैटर्न क्या है कि साल में 50 लीगें हो रही है, बराबर, 10 लीजेंड हो रही है, 10 T10 हो रही है, T20 हो रही है, इतनी लीगें हो रही है। मोस्टली अभी फ्रेम कैसे काम करता है, पहले बनती है लीग, तो उसके होते हैं लीग ओनर जो पूरी लीग को बनाते हैं, सेलिब्रिटी लाते हैं, 6 टीमें बेचते हैं, फिर होते हैं टीम ओनर। तो अब जाहिर सी बात है जिसने 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 500 करोड़ की टीम ली है, जैसी लीग ऐसा भाव। सस्ते से सस्ती टीम जो होती है लीजेंड में 5 करोड़ की होती है, उसमें से आपको सेंट्रल पूल से जो एडवर्टाइजिंग का टिकटिंग का आता है 1 करोड़।
तो मैं 4 करोड़ में अपना शौक पूरा कर रहा हूँ टीम लेके, एज अ टीम ओनर की जर्सी पहन के चीयर अप करने के लिए। ऐसे पागल भी है जो फिक्सिंग नहीं करते, सिर्फ टीम लेते हैं चीयर अप करने के लिए। बहुत से ऐसे दोस्त भी हैं मेरे जो बोलते हैं यार मेरी टीम हमेशा जीतनी ही चाहिए। इवन वो अपने करप्ट खिलाड़ियों को निकाल देते हैं कि निकल जा मेरी टीम से, इतने ईमानदार हैं टीम ओनर्स, ठीक है। वो और वो खुद भी अपनी टीम की जीत पे ही बैठेगा बंदा। ऐसे लोग बहुत है। तो अब बातें करप्ट लोगों पे। अब इनके पास ऑप्शन क्या रह गया, 5 करोड़ की मैंने टीम ले ली, 1 करोड़ आया मुझे सेंट्रल पूल से, तो मेरी तो मजबूरी हो गई, मैं क्या करूँगा। तो मैं लीग ओनर को बोलूँगा, वो बोलेगा देख भाई मैं तो बोलता हूँ मत कर, बट तू करेगा तो मुझे तो नहीं पता तू क्या कर रहा है। मैं भी आंख बंद कर लेता हूँ। प्रोफेसर आया आपको बोला कॉपी मत करना, लेकिन मैं पीट कर रहा हूँ, फिर मुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है। सेम वैसा ही है। फिर होता है एंटी करप्शन, ठीक है। एक तो जो आती है बड़े लेवल की, वो उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे पास कोई राइटिंग प्रूफ नहीं है, ठीक है, कि भाई आईसीसी की एंटी करप्शन वो नहीं करती ना करने देती है, ये मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। और जो छोटी लीग में होते हैं उसमें तो भाई टीम ओनर के रूम में घुस जाते हैं, कुछ करोगे कि नहीं, हमारा भी तो ध्यान रखो। अच्छा, ठीक है, इस तरह की एंटी करप्शन होती है। और सर जो ये लिटरली एक्सपोजिंग न्यूज आती है कि भाई एक्सपोज हो गए, एक्सपोज कर दिया, न्यूज आ गई, बड़ी लीगों की भी न्यूज निकल जाती है भाई बैटिंग चल रही है, तो ये भी क्या एक्चुअली रोकने के लिए होता है या ये डाइवर्ट करने के लिए होता है रूट, या किस लिए होता है, या ये भी एक चीज क्या होती है मालूम है कि अगर आप अपने बाप को दादा को सबको साथ में लेके चल रहे हो, मतलब यहाँ तो मिल बांट के खाओ तो ठीक है। जहाँ आपने देखो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हमारे साथ हुआ लास्ट 5-7 साल में, 10 साल में, जो तौलिया लटकाने वाला आईपीएल में कांड हुआ था जिसको हम टावल गेट बोलते हैं। 3 क्रिकेटर थे एक ही टीम के, बरोबर। उन लोगों ने जो किया वो क्यों पकड़े गए, कभी सोचा आपने? और आज तक कोई क्यों नहीं पकड़ा गया? काम तो आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था, परसों भी होगा, और इवन 15 दिन बाद भी होगा। आपको टीवी पे क्लियर दिखेगा कि भाई 2 ओवर में 50 चाहिए बनने की कोई जगह नहीं, और 2 में 50 भी बनेंगे और 12 बॉल में 11 नहीं बनेंगे, 7 विकेट पैक होगी और आउट हो जाएंगे। और हर मैच 20वीं ओवर तक जाएगी क्योंकि टीआरपी है, हर मिनट पे करोड़ों रुपए की एड निकल रही है, तो आपको सर्कस को एंड तक तो ले जाना है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 70 में से 65 मैच आपकी आखिरी बॉल तक जा रही है, आखिरी ओवर तो ठीक, बरोबर। अब दूसरी चीज, अब उन्होंने कर लिया, बाहर से पैसे ले लिए 20 लाख 30 लाख कि हम काम कर देंगे। यही काम अगर वो अपने किसी लीग की बात कर रहा हूँ, उस लीग की नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है कि उन्होंने बोला, उसने बोला भाई मैं नहीं देख रहा हूँ तू कर ले, क्योंकि उसने तो लीग बेच के पैसे कमा लिए। अब तो बेचारा फंसाया कौन, वो 6 टीम वाला। प्लेयरों को भी पैसे मिल चुके हैं, मैच फीस तो मिल चुकी है, उन्हें चाहिए एक्स्ट्रा। अब मैं $5000 में अपने देश से यहाँ पे 7 मैच खेलने आया हूँ, मैं बोलूँगा भाई कुछ मिलेगा, और तो ये बोलेगा हाँ भाई हमें भी चाहिए, ये भी भूखा ये भी भूखा। तो एट द एंड क्या 4 करोड़ के 8 करोड़ बनाने हैं, तब तो जाके दूसरे साल आप टीम कंटिन्यू कर पाओगे। तो ऐसे हालात में वो अपने रूम में या कहीं भी मीटिंग करेंगे और ये डिस्कशन होगा कि भाई कैप्टन तो पहले इनका घर का ही होगा, क्योंकि कैप्टन रखेंगे ही ऐसा जो खाने पीने वाला हो। फिर उसको बोलेंगे अब तू देख कि 10 में से कितने मिल सकते हैं, तो 10 में से कहीं 2 कहीं 4 कहीं 6, मैक्सिमम 5-6 मिल सकते हैं, 11 कभी नहीं मिलेंगे, चाहे वो बूढ़े हों चाहे औरतें हों चाहे रियल टीम हो। तो वो मिल के क्या करते हैं, अब कैप्टन के पास पावर क्या होती है कि मान लो आपकी टीम ने 150 मार दिए 20 में, फिर तो इजी टारगेट है, 225 मार दिए, पर आपके पास क्योंकि 3 बॉलर है, 3 बॉलर की ओवर कितनी है 12, 2 बॉलर प्लस कैप्टन ऑलराउंडर है तो 4 वो डाल दे। अब वो तो जब चाहेगा क्या करेगा कैप्टन, कितनी चीजें करेगा, एक तो जहां पे उसको लगेगा ना क्लियर नॉट आउट है वो डीआरएस ले लेगा, 2 डीआरएस वेस्ट कर दिए, एक तो कब अपनी टीम का नुकसान वहां कर दिया। फिर वो जब बैटिंग में आएगा तो 12-14 बॉल खेल के 7 रन करेगा और आउट हो जाएगा, ट्राई करेगा कि सामने वाले को रन आउट करा दे अगर ईमानदार है तो, ठीक है। उसके बाद उसका काम क्या है कि अगर उसकी टीम बॉलिंग में है तो सामने वाली टीम को 225 करवाना है। अब 225 करवाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, बैट्समैन मारेगा ही नहीं। मान लो बैट्समैन ने सामने वाले ने पैसे लेके रखे, तो क्रिकेट में कभी कभी ये होता है काम पे काम, इसको बोलते हैं हमारे में काम पे काम। भाई बैट्समैन ने ले लिए पैसे आउट होने के, बॉलर लेके बैठा पैसे रन देने के, तो करे क्या। इस मामले में जो टीवी पे चलता है ना वो मैच आप देखोगे ना, मैं आपको निकाल के दूंगा कि हंसना आएगा आपको। उसमें होता क्या है फिर, अगर मान लो बॉलर ने पैसे दे रखे हैं और बल्लेबाज एट द एंड जीत बॉलर की ही होगी। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, आप बैट्समैन यहाँ पे हो जाओ बैट लेके खड़े, आपको रन नहीं लेने, आउट ही होना है, बरोबर। लेकिन अगर मैं मिडल में डालूंगा नहीं तो आप एलबीडब्ल्यू बोल्ड तो होंगे नहीं, बरोबर। मैं आपको बॉल ही ऐसा दूंगा जो यहाँ आपके फेस पे आ रहा है या आपकी बॉडी पे आ रहा है, और आपको बचने के लिए यूं करना पड़ेगा, पर पीछे फाइन लेग तो है ही नहीं, तो चौका जाएगा छक्का जाएगा। मैं नो बॉल डाल दूंगा, आपको फ्रीड है, फ्रीड में भी रन नहीं मारोगे, और ये भी लिख लोगे आप फ्रीड में भी उसको मिस ही करोगे, बट मैं तो रन देने बैठा हूं। रन देने वाला सबसे बड़ा है क्रिकेट में, याद रखना।
बताओ तो यहाँ पे बोला ये जीतेगा। चल क्या रहा है, मैं तो हैरान हूँ यार। ये तो हर मैच की स्क्रिप्ट बता दिया आपने। भाई आप खाली नोट करो। अच्छा, आज से आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अभी आने वाला बड़ा टूर्नामेंट कोई भी हो, समझ जाओ नहीं समझ गए, ये जो आपने 70 मैच, खाली एक चीज देखनी, एक चीज देखना, सिर्फ एक चीज। कि आखिरी बॉल तक मैच जा रहा है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो जाएगा ही, वो तो लास्ट 10 साल का स्टेटस पड़ा है, मैं अभी खोल के दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें कहां तक जा रही है। आप खाली एक चीज देखना कि 3 ओवर में 45, 2 ओवर में 50, 4 ओवर में 65, ऐसी मैचें ज्यादा होगी। और सामने 1-2 मैच ही ऐसी होगी जहां 12 बॉल में 11 चाहिए। अपसेट तो वो भी है, अपसेट ये भी है। बुकी बाजार में इसका रेट भी 1 का 100 चल रहा है, इसका भी 1 का 100 चल रहा है, क्योंकि जब 3 ओवर में 50-55 चाहिए तो 1 का 20-30 रेट होता है। ठीक है, तो वहां से वो लोग, उसको क्या है कि टीआरपी भी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा, सेटिंग भी हो गई, पैसे भी मिल गए। लेकिन ऐसी मैचें ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि ये बॉलरों के हाथ में है, तो ये करना ईजी है। कंपेयर टू 12 बॉल में 11 डिफेंड करने में तुम्हारी दिक्कतें कितनी है? पहले तो तुम्हें खेल रहे 2 बैट्समैन, आने वाले 2 बैट्समैन, सबको समझाना है, प्लस में दुआ भी करनी है कि कोई वाइड नो बॉल ना पड़ जाए, या मेरे पैड को लग के पीछे चौका चला गया तो भी 11 में से 5 रन कम हो गए। दुनिया देख रही है, मैं 10 बॉल में 5 नहीं करूंगा तो मेरे पे इंक्वायरी बैठ जाएगी। लेकिन आज का क्रिकेट ऐसा हो गया है, ड्यू टू आजकल के बैट्समैन कैसे हो गए, छक्का चौका छक्का चौका, यही चलता है। 5 ओवर में 100 बन जाते हैं, तो किसी को नहीं लगता हाँ 3 में 100 है, 3 में 60 है ना, बन सकते हैं, और बन जाते हैं। ये इमेज आपके दिमाग में कहां से आई? किसने डाली इमेज? अच्छा, मैं एक नाम लेता हूं बड़े क्रिकेटर का, कोई गलत चीज में नहीं ले रहा हूं तो नाम ले सकता हूं, बस आपको 1 सेकंड में फ्लैश मेमोरी में जाके बताना है कि आपके दिमाग में क्या आया। क्रिस गेल, छक्के ही छक्के। क्या बोले? ठीक है, ये एग्जांपल था कि आपकी फ्लैश मेमोरी में क्रिस गेल कैसे छप गया। छक्के ही छक्के। इसी तरह अगर मैं बोलूंगा ना T10 T20 तो आपको क्या लगेगा? छक्के चौके। कोई ये नहीं बोलेगा कि डॉट बॉल या विकेट। इसका रीजन क्या है? जबकि अगर आप देखोगे ना क्रिस गेल की लास्ट 100 इनिंग, तो उसमें से 70 इनिंग में तो वो बॉल से कम रन करके आउट हुआ है, लेकिन आपके दिमाग में उसके छक्के छप चुके हैं। तो पब्लिक के दिमाग में छक्के चौके छप चुके हैं, तो आपको ये लगता है कि 3 में 60 भी बन जाएंगे, 3 में 45, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज घुसाई गई है दिखा दिखा के। और इवन आप जब यूट्यूब पे भी देखते हो तो हाईलाइट में आपको चौके छक्के ही दिखते हैं। दैट्स वाई आपका माइंड हो गया चौके छक्के वाला, जबकि क्रिकेट बॉल का भी उतना ही गेम है जितना बैट का है। अब आप एक बात बता दूं, चैलेंज फेंक के बोलता हूं, लोग मेरे से मानेंगे या नहीं मानेंगे, अगर ईमानदारी से 11 लोग खड़े कर दो, भले 11 के 11 टॉप बैट्समैन हो वर्ल्ड के, मैं बोलता हूं 11 के 11 विराट कोहली है, और सामने 11 के 11 आप बुमराह की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बॉलर रख दो, और दोनों को बोल दो कि अपनी 100% ईमानदारी से खेलना है, तो भाई आपको एक चीज बता दूं कि इतने रन कभी नहीं बनेंगे, ना ही 20 में 250 बनेंगे और चेज होंगे, 5 साल में एक बार नहीं बनेंगे, जो आजकल एक सीरीज में 2 बार बन जाते हैं, और दोनों साइड से बन जाते हैं। हाँ कभी नहीं बनेंगे। ये बनवाते हैं, बनते नहीं है। सर मेरी क्यूरियोसिटी अब ये हो रही है कि ये सिस्टम बनाया कौन है टॉप पे बैठा जो ये पूरा रच रहा है? देखो एक चीज कोई हायरार्की तो होती होगी। कोई, देखो इसमें मैं आपको वही बोल रहा हूँ, देखो कोई टीम किसी भी लीग में ना बोर्ड फिक्स करता है, ना टीम का ओनर मैं बोल रहा हूँ कि करता है। हर जगह पे कहीं पे ओनर कर रहा है, कहीं पे कोच मैनेजर कैप्टन के साथ कर रहे हैं, कहीं पे बाहर बैठा हुआ कोई फिक्सर 4 लोगों को पकड़ के कर रहा है, कहीं पे स्पॉट फिक्सिंग चल रही है, सिर्फ 1 बॉल की 1 ओवर की, हर तरह की चल रही है। देखो ये कैसी है, सब्जी मार्केट है, किसी को थोड़ा मिल रहा है वो थोड़ा ले जा रहा है, किसी के पास ताकत है वो पूरा लेके जा रहा है। कोई एक अब वो वाला सिस्टम नहीं है कि भाई बैठे हैं, ना 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 ना, वो नहीं है। अब कोई भाई नहीं है। तब था तो था, अभी नहीं पता है, तब का पता नहीं है। मतलब अब कोई एक नहीं मैं है। तब बच्चा था, क्रिकेट भी नहीं देखता था, तो मुझे नहीं पता। अब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सारा पैसा कंट्रोल कर रही हो भी नहीं सकता। ओके। उस जमाने में क्या था कि कुछ लोग बड़े बड़े बुकी थे, 4-5 सिटी में जो भाव खोलते थे वही माल काटते थे, थोड़ा विदेशों में थोड़ा देशों में, तो वॉल्यूम था कितना, ये वनडे टेस्ट मैचों में 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ तो 90s में बड़ी चीज थी, क्योंकि उस जमाने में जब मैच फीस ही 1000 थी। आजकल आप देखो, आज आप प्लेयर देखो, किसी को करोड़ मिल रहा है, किसी को 10, किसी को 24 करोड़ 25 करोड़, TDS टैक्स काट के भी 15 करोड़ ले जा रहा है, उसके सिवा उसको ब्रांड एंडोर्समेंट एक पोस्ट डालने का करोड़ों रुपया मिल रहा है। तो जो प्लेयर साल का 30-40 करोड़ तो ऐसे ही कर रहा है, वो करप्शन क्यों करेगा? और करेगा तो उसको उस लेवल का पैसा चाहिए। सर लेकिन ये जो ए लिस्टर्स हैं जो करप्शन नहीं करेंगे, जिनको इतना पैसा मिल ही जाता है, ये लोग फिर अपने आप को एसोसिएट क्यों करते हैं उस टीम से? मतलब इनको ये नहीं होता यार, मतलब ये कुछ अपनी तरफ से बोलते नहीं है कि मुझे इस टीम से एसोसिएट होना ही नहीं है, ऐसा कुछ? भैया देखो, गंद सब में है, और सही ये चीज ही, फॉर्मेट ही ऐसा है कि इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, TRP चाहिए तो आपको उसको करना ही पड़ेगा, चाहे वो पैसे के लिए कर रहे हो, TRP के लिए कर रहे हो, आपको मैच को खींचना ही खींचना है। आपको लग रहा है 30 बॉल में 30 चाहिए, आप उसी में 1 ओवर में खत्म कर सकते हो मैच को, आपको मजबूर किया जा रहा है कि भाई 20 ओवर तक खींचना है, तो क्या करोगे?
तुम 2 बॉल खाली निकालोगे, फिर एक सिंगल लोगे, रुक जा करोगे, 24 पे लाओगे, गलती से 2 विकेट गिर जाएगी अगर आपने फिक्स नहीं भी किया तो उस चक्कर में मैच इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो होता क्या है कि देखो कुछ चीज़ें टीआरपी के लिए की जाती है, कुछ फिक्सिंग की वजह से होती है, कोई स्पॉट फिक्सिंग में चला जाता है। और बाकी आप एक चीज़ समझो कि आज एक बंदा है, मान लो कि कोई बॉलीवुड का स्टार है, वो एक टीम लेता है, बराबर, एक उनकी भी किसी की मान लो एज हो गई है 55-60 साल पर, पता है कि यहाँ पे करियर खत्म है, तो बच्चे भी बड़े हो गए, तो वो आदमी हर देश में लीगें खरीद रहा है, ठीक है, अच्छा काम है क्योंकि स्पोर्ट्स वेंचर एक अच्छा काम है, बराबर। लेकिन आपको क्या लगता है कि हर देश की लीग कमा रही है? तो आप उनकी बैलेंस शीट खोल के देख लो, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं उसमें से। सब यही सोचते हैं कि भाई आईपीएल में मेरी टीम बड़ी हो गई, मैं मान लो आईपीएल का ओनर हूँ, मेरी 500 करोड़ की टीम आज 8000 करोड़ की वैल्यू की हो गई, तो मैं सोचता हूँ चलो हर देश में ले लो, हर जगह बड़ी हो जाएगी। लेकिन हर जगह नहीं होती, ना ही मैं हर जगह जा सकता हूँ। तो वहाँ पे जो मेरे आदमी बैठे हैं, उसके नीचे कोच है, मैनेजर है, कैप्टन है, जो वहाँ के देश में भूखमरी है, तो वो काम कर लेंगे, तो मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैं तो टीम का ओनर हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मैं ना फिक्सिंग करूँगा ना करने दूंगा, बट मेरे नीचे क्या कर लेंगे क्या पता चलेगा। आप दवाई की दुकान चला रहे हो, आप घर चले गए, मैं खाना खा के आता हूँ, पीछे से वो क्या बेच रहे हैं आपको पता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, ये वैसा काम है। तो आप ब्लेम किसको करोगे? सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने इंडस्ट्री इतनी बड़ी कर दी, आपने खोल दी। इससे फायदा कितना हुआ? इंडिया के इकोनॉमी को भी फायदा हुआ, बीसीसीआई बोर्ड मजबूत हो गया, हजारों लाखों लोगों को रोजी रोटी मिल रही है, ठीक है। सेम लाइक अ बैटिंग इंडस्ट्री, आपने इसके नुकसान गिनवाए कि लोग सुसाइड कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, फायदे मैं गिनवाता हूँ। इंडिया में मार्केटिंग का क्या था? आप ग्राउंड पे देखते थे, फॉग स्प्रे की ऐड होती थी, साइकिल अगरबत्ती की ऐड होती थी, क्या पैसे मिलते थे ग्राउंड के? 25 लाख 50 लाख। आज वो स्पॉन्सरशिप है मैट लगाने की, वही बैटिंग कंपनी आ गई, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, टाइटल स्पॉन्सर के 20-40 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड भी कमा रहा है। आपने बसें देखी, ट्रेनें देखी, सब जगह बैटिंग की ऐड है, गेमिंग की ऐड है। इन्फ्लुएंसर देखे, जो एक इन्फ्लुएंसर आप समझो कि महीने का 25,000 नहीं कमा सकता था, वो ठुमके लगा के कॉमेडी करके लाखों रुपए कमा रहा है, उसको ऐड मिल रही है, वो बाइट दे रहा है, बरोबर। इसके सिवा ट्रक रिक्शा कहाँ ऐड नहीं है? ढाबों पे ऐड लगी हुई है। ये तो बॉलीवुड के एक्टर्स भी खुल बॉलीवुड के एक्टर कर रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर का काम, नहीं तो कौन देता था इनको ब्रांड? आपने आज तक कितने बॉलीवुड स्टार क्रिकेट के आने से पहले, गेमिंग के आने के पहले ब्रांड एम्बेसडर देखे थे? एक भी नहीं। और अब देखो सब कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, खेलो अंदर बाहर, खेलो 3 पत्ती। सर सिंस आप एक टिपर भी रह चुके हैं और हमने ऐसे सुना आप इंडिया के नंबर 1 टिपर थे। मैं टिपर हूँ, टिपर रहूंगा, मरना भी टिपर ही। पर ये जैसे टिपर का बेसिकली काम होता है बट इन्फॉर्मेशन, नाम ऐसे नहीं, मतलब टिपर मत बोलो, क्रिकेट एनालिस्ट। क्रिकेट एनालिस्ट तो पहले तो इसे टिपिंग ही कहते थे, या अब भी टिपिंग? आप तो फैंसी हो जाते हैं नेम, जैसे कैमरामैन को डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। देखो दुबई में क्या होता है, दुबई में 1000 क्लब है इंडियन, तो चीप वर्ड में उसको बोलते हैं मुजरा, हम बोलते हैं मुजरा मत बोलो, इंडियन नाइट क्लब बोलो, वैसा ही है। हाँ, तो सिंस आप टिप्स और एनालिसिस देते थे, तो ब्रॉडर पिक्चर में देखा जाए तो इसका तो कोई काम ही नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ अपने हिसाब से हो रहा है। देखिए इसमें क्या हुआ, ये इंडस्ट्री चालू कब हुई? अब वहाँ पे वापस थोड़ा रिवर्स में चलते, ठीक है, कि 1999-2000 में मैंने बोला कि मैं जो बोलता था होता था। अब धीरे धीरे मेरी जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई तो अंदर से क्या नॉलेज फटने लगती है। आप अगर नॉलेज ले लोगे और कोई आपसे सुनेगा नहीं ना, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो मैं दोस्तों को बोलता था, यार तुम तो खेल रहे हो, तुम्हारे पास तो पैसे हैं, मेरी मान के ट्राई तो कर लो। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे थे जो जानबूझ के डीमोटिवेट करते थे, और कुछ ऐसे थे जो बुकी के दोस्त थे। तो बुकी को पता था कि यार इसकी लोग सुनने लग गए, तो हमारे गांव के बुकी मेरे से बड़ा चिढ़ते थे कि यार ये तो बोल रहा है, वो हो रहा है, लोग बर्बाद कर देंगे हमें। और हमारे गांव के लोग धीरे धीरे सुनना चालू हो गए थे थोड़े थोड़े, तो 1-2 दोस्त सुनते थे। तो 10 साल ऐसे मैंने तपस्या की कि कोई मेरा सुने नहीं। बीच बीच में पैसे आते थे, कभी मैं जीतता था, कभी हारता था, मैं नहीं खेलता था तो मेरी 100% पास होती थी। मतलब इवन मैं फिगर तक दे देता था कि भाई 20 ओवर बाद इतने रन बनेंगे, फिगर कि भाई 300 बनेंगे या 295 के अंदर बनेंगे, ऊपर बनेंगे, वो भी बता देते। ये एनालिसिस थी या इंट्यूशन? एनालिसिस के साथ सिक्स सेंस दोनों थी, सच बताऊं तो। बट एनालिसिस बहुत स्ट्रांग थी, और उस जमाने में ना एनालिसिस चलती थी बहुत कड़क, क्योंकि फिक्सिंग नहीं थी। अब एनालिसिस ज्यादा नहीं चलती है। वही मैं कह रहा हूँ, हाँ वही मैं कि कह रहा पिच कैसी भी हो, प्लेयर का फॉर्म कैसा भी हो, अब जो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है उसको तुम फुल टॉस दोगे तो उसका फॉर्म आ जाएगा। एनालिसिस तो वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो फिर जब 2010-11 आया ना, तो सडनली मैं एक रात को बैठा था, मतलब बेरोजगारी से तंग, 25 लाख के कर्जे में एक आदमी है, ठीक है, 10 साल से या 7 साल से वो उतार नहीं पा रहा है। और इवन मतलब ये नहीं था कि मेरे फादर के पास पैसे नहीं थे, हमारी ऑयल मिल्स थी, फैक्ट्री थी, वे वेल सेटल थे, ठीक है। लेकिन वो मुझे बोलते थे कि इस बार का कर्जा तू खुद उतारेगा, हमने तेरा 100 बार उतारा, अब हम नहीं उतारेंगे। तो मैंने उनको बोला था टेंशन मत लो, जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपना कर्जा एक दिन में कमाऊंगा।
तो हंस के चले जाते थे कि ये पागल हो गया है, जो चढ़ने में 10 साल लगे कहाँ से उतरेगा। तो 2011 में मैंने एक ऐड देखी बिग डैडी की, बिग डैडी नहीं, बिग रॉक के kamwalibai.com अपनी वेबसाइट बनाओ और आप। तो मैंने एक वेबसाइट बनाई अपनी मम्मी से 3,000 रुपये लेके, 4,000 रुपये लेके, CBTF यानी क्रिकेट बैटिंग टिप्स free.com नाम से, कि लोगों को फ्री में टिप देनी है, कोई पैसा नहीं लेना है। तो उस पर मैंने अपना प्रेडिक्शन डालना चालू किया और पहले महीने 50 लोग आए देखने के लिए। मेरे खुद वेबसाइट बनाई डू इट योर सेल्फ से और 50 लोग आए। तो मैंने बोला यार चलो, मेरे गांव में मुझे 5 लोग ही सुनते हैं, 50 लोग आ रहे हैं और नीचे कमेंट भी कर रहे हैं, सर आपकी टिप बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया, हमने इतना कमाया उतना कमाया। फिर सडनली मेरे फॉर्चून चेंज हुए। एक साल में उस वेबसाइट पे करीब 14 देश से 10, 20, 25 लाख लोग आए, यानी 2-2.5 मिलियन उस जमाने में, कि जब ना इंस्टाग्राम था ना फेसबुक था, आदमी बंदा ऐड करता तो कहाँ करता। और फेसबुक भी शायद बाद में ही आया। हाँ, पहले मैंने फेसबुक पे पेज बनाया, इंस्टाग्राम नहीं था। फेसबुक पे पेज बनाया और उसके तुरंत बाद मैंने वेबसाइट बनाई। तो होने ये लगा कि लोग आने लगे, तारीफ करने लगे। और उस टाइम पे मतलब जो मेरा फ्लो था ना, कि जो एक आप बिलीव नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसा था कि मैं 10 दे रहा हूँ तो 10 की 10 पास है, 100 दे रहा हूँ तो 100 में से 99 पास है। ऐसा चल रहा था, कुछ भगवान का हाथ था। तो सडनली टिप देते देते मैंने सोचा यार अब पैसे कैसे कमाऊँ। मैंने सोचा भी नहीं था, मैं सोचा चलो, मैं खुश था क्योंकि पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं थी, मेरे घर पे सब था। तो सडनली एक बंदे का मुझे कॉल आता है जयपुर से, वो मेरा पहला ग्राहक था लाइफ का, कि भैया आप मुझे प्राइवेट में क्या पेड टिप्स दोगे। बोला पेड टिप्स क्या होती है। तो बोले आप मुझे SMS में भेजो, मैं आप जो बोलोगे उस पर खेलूंगा। बोला भाई मैं तुझे क्यों SMS करूँ, महीने के 100 रुपये बैलेंस डलवा के। बोले फीस दूंगा। तो मैं बोला भाई इसकी भी फीस, शॉकिंग था। तो उस ज़माने में मेरे दोस्त ने बोला, वो शेयर बाज़ार का काम करते थे, कि यार हमें शेयर बाज़ार की टिप्स आती है, उसमें ये शेयर लो, इतने पे बेचो, इतना स्टॉप लॉस। तो बोले तू भी अपने कस्टमर को इस तरह की टिप देने की ट्राई कर। तो मैंने उस बंदे को पूछा तू मुझे कितना देगा। तो बोले सर मैं हर मैच 1 लाख की खेलता हूँ। तो बोले आपकी टिप तो ऐसी है कि मैं महीने के लाखों कमा लूँगा, मैं आपको 20,000 दूंगा, चलेगा। तो मैं पहले तो थोड़ी देर अकेले में डांस किया क्योंकि तब तक मेरे लिए 20,000 बड़ी रकम थी, सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरी कोई इनकम ही नहीं थी 4-5 साल से। मैं अपने पापा से जो पॉकेट मनी लेता था, हज़ारों रुपये, वो इसी में चलता था। तो मैंने बोला ओके। तो मैंने क्या किया, जो भी टिप मैं डालता था वेबसाइट पे, पहले बना के मैं उसको भेजता था SMS से, और उसके 10-15 मिनट बाद मतलब उसको डिटेल में देता था कि भाई इतना रन बनेगा, ये बैट्समैन इतना अच्छा खेल सकता है, मतलब एक उसको VIP सर्विस मिल रही थी। और वेबसाइट पे शॉर्ट में होता था कि इतने रन बनेंगे, ये टीम जीतेगी और इतने टारगेट पे आपको बुक सेट कर लेनी है। बुक सेट क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग, कि भाई दोनों तरफ बंदा प्लस हो जाता है, सेम लाइक अ शेयर्स। तो चल गई। तो थोड़े दिन में वो तो रेफर में 2-3 दोस्त लेके आया। वो बंदा कितना खानदानी होगा आप सोचो, वो मेरा 20,000 का मैसेज 3 दोस्तों को फॉरवर्ड करके 20 पीस ले सकता था, लेकिन वो 3 दोस्त लेके आया कि सर इनको भी चाहिए, आप दो, और तीनों आपको 20 पीस देंगे। तो उस टाइम पे जब मेरी इनकम 1 लाख पे पहुंची महीने की, और मैंने उनको 4-5 लोगों को टिप देना चालू किया, तो मैं शिफ्ट हुआ अपने गांव से, कच्छ में, जहाँ से मैं ये सब चालू हुई स्टोरी, वहाँ से मैं शिफ्ट हुआ अहमदाबाद, क्योंकि अब मैं वहाँ रह सकता था, एक फ्लैट रख के, गाड़ी भाड़े पे रख के, मतलब कि एक ऐसी ज़िंदगी जो मेरे को लगा कि अभी। और वहाँ से मेरे फॉर्चून चेंज हुए कि 2011-12 तक, मतलब इंडिया में तो कोई टिपर था ही नहीं तब, 2010-11 में टिपर क्या होता है वो भी नहीं था कुछ। इंटरनेशनल एक वेबसाइट चलती थी OLBG.com, जिस पे पूरी दुनिया के क्रिकेट एक्सपर्ट अपनी अपनी टिप डालते थे, पर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको 100 लोग बोलेंगे इंडिया जीतेगा, 100 लोग बोलेंगे पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है। तो उसका कोई वैल्यू नहीं था, क्रिकेट की कोई स्पेशल नहीं थी। और ये मेरी पहली वेबसाइट थी, ये पूरी दुनिया जानती है, प्रूफ गूगल पे प्रूफ है इसका कि पहली वेबसाइट मेरी थी। उसके बाद इंडिया में धीरे धीरे मुझे देख के 2-3 लोग और भी आए कि भी जो टिप देने लगे। टेलीग्राम तब नहीं था, बराबर। फिर आया व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप में फिर ग्रुप बना के देना चालू हुआ, फिर 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग एज अ पेड टिप मेंबर मेरे बनते गए। बट दिस वाज इलीगल, राइट? ये टिप देना तो इलीगल, टिप देना हाँ, मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आपने इंडिया पर उस टाइम पे तो इंडिया में दे रहा था, सीधी सी बात है। उस टाइम पे तो गैम्बलिंग भी ऑनलाइन नहीं थी ना, तो लोग खेल रहे थे बुकी के पास। बट टिप्स तो शायद लीगल होगा अगर कोई बंदा एनालिस कर। शेयर बाजार की टिप तो इलीगल थी शायद। अच्छा, हाँ, शेयर बाजार की टिप इलीगल थी, इसकी टिप तो कोई था ही नहीं मेरे सिवा, तो मुझे कौन बताता इलीगल लीगल। और सच बताऊं तो तब मैं अपनी लाइफ के वो स्टेज पे था कि मुझे वो 7 साल पुराना 25 लाख का कर्जा उतारना था, और मुझसे ज़्यादा दुनिया को साबित करना था कि अभी तो मेरा कुछ देखा ही नहीं तुमने भाई। और उसके बाद जो मेरे प्रेडिक्शन आए, मतलब वो ऐसे थे ना कि जितने लोग मेरे फ्री फॉलो, मतलब आप 2012 में सोचो 28 मिलियन व्यू, अभी भी मेरी वेबसाइट पे वो स्टैट्स है, क्योंकि वेबसाइट फिर मैंने रन करना कम कर दी।
2,80,00,000 लोग एक साल में, और आईपीएल में डेली मैच का टॉस होता है और चालू होने के बीच में 30 मिनट में मेरी वेबसाइट डेली क्रैश हो जाती थी। फिर मैंने एक अच्छा इंजीनियर रखा कि भैया 3,000 वाली वेबसाइट झेल नहीं पाएगी, तो इसको वेबसाइट अच्छी बना, सर्वर लगा, महीने के 50,000 लाख रुपए ले ले, लेकिन ये चलनी चाहिए। तो फिर धीरे धीरे मैं अपग्रेड हुआ। भाई गुजराती मीडियम में 8वीं पास हूँ, मुझे तो इंग्लिश भी एक लिमिटेड आती थी। कंप्यूटर मेरे भाई ने सिखाया था कि बेटा सीख ले, काम आएगा। तो उसका बड़ा एहसान था, मेरे भाई ने मुझे सिखाया था, जिसको मैं अपना गुरु भगवान मानता हूँ। तो वहाँ से मैंने खुद वेबसाइट बनाई, सब चलाई। फिर लोग जुड़ते गए एज अ पेड टिप्स में, और मेरे पास लंदन से, अमेरिका से भी टिप्स की फीस आती थी। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे भी थे 8, 10, 20 लोग कि जो मतलब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से जुड़े थे, क्योंकि तब कहीं ऐड थी नहीं, मुझे आती नहीं थी, ना गूगल ऐड थी, ना इंस्टाग्राम ऐड थी। और पेड ऐड तो मैंने अभी 2020 में चालू की हर चीज़ की। 2020 तक तो मैंने माउथ टू माउथ पे ही चला हूँ मैं, कि लोग ढूंढते ढूंढते आते थे कि भैया है कौन। और उस टाइम पे मैं बोल देता था कि टूर्नामेंट विनर है ना, तो फिर कोई डिबेट नहीं होती थी। 2012 से 15 में अगर मैंने बोल दिया कि भाई मुंबई इंडियन जीतेगी, चेन्नई जीतेगी, तो डिबेट वही खत्म हो जाती थी। फिर 60 मैच कोई वेट नहीं करता था। और इस टाइम जब आपका टिपिंग का अच्छा चल रहा था करियर, हाँ। तो आप खुद खेल रहे थे? नहीं, मैं आपको क्या बोला कि ज्योतिषी खुद का हाथ पढ़ नहीं सकता। मैं क्लियर बोल रहा हूँ ना, मैं करोड़ों रुपए टिप में कमाता था, करोड़ों, और मैं खुद हार जाता था। अच्छा, ठीक है, या फिर मैं पत्ते खेल के या शेयर बाजार खेल के हार जाता था, क्योंकि मैंने तब समझा नहीं, ज्योतिषी को दिखाया नहीं। ज्योतिषी रह के बोला कि भाई आपकी कुंडली में खेलने का योग नहीं है, तो आप खेलो मत। आप बने हो, आप 4 नंबर वाले हो, राहु आपका रूलर है, तो आप सिर्फ लीडर बनो, आप लोगों को ज्ञान दे सकते हो। आप करोगे तो फंस जाओगे, तो समझते समझते देर हो गई, लेकिन ठीक है। ओके। वो भी एक एक्सपीरियंस था, आपने ले लिया तो पता चला आपने तो कोई ऐसी टिप बताओ जो आपको याद हो। और ऐसी 2 टिप है जो मैं अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट मानता हूँ। एक तो बिग बैश लीग में थी, कि जिसमें एक ऑफ की करके बॉलर है, ऑलराउंडर, जो आज भी खेलता है, अभी शायद 1 साल पहले ही रिटायर हुआ है, स्टीव ऑफ की, जो हमेशा 7वें 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग करता था। तो मैंने प्रिडिक्ट किया, उसमें मैंने प्रिडिक्ट किया था कि कब जीतेगा सिडनी सिक्सर्स। टूर्नामेंट के चालू होने के 15 दिन पहले मेरा वीडियो आ जाता है, जैसे अभी 5 दिन पहले आईपीएल का वीडियो आ जाएगा कि कौन जीतेगा, तो 2 टीम दूंगा मैं। अच्छा, और लास्ट 10 में से मेरे 8 आईपीएल पास हुए हैं, 2 फेल गए। ठीक है। 2 टीम दूंगा, वो दोनों में से एक जीतेगी। तो मैंने बोला कि ये ऑफ की ओपनिंग में आएगा। तो मेरे सारे फॉलोअरों ने मुझे मैसेज किए, जिसको पेड टिप जा रही थी प्लस फ्री में जो थे जा रहे थे, कि सर आप पागल हो गए हो, क्या लिख रहे हो, 8वें 9वें नंबर आ रहा है ओपनिंग में, कुछ भी पी गए हो क्या दिन में। बोला भाई मुझे जो लगा हो मैं तो बोल देता हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे तो ये प्योर इंट्यूशन थी? प्योर इंट्यूशन नहीं, मेरी कुछ रिसर्च थी कि वो पास्ट में डोमेस्टिक में बहुत सारी ओपनिंग कर चुका था। या आपकी बुकी से बात हो गई थी जो मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये चीज़ क्या, जादूगर होता है। देखो जादूगर देखा है आपने, यूं हेड में से खरगोश निकालता है, हेड भी रियल होती है, खरगोश भी रियल होता है, बट निकाला कैसे हो तुम्हें थोड़ी बताएगा, मैं बताता हूँ आज आपको, ये दोनों चीज़ें बताऊंगा। इससे बड़ा प्रेडिक्शन आईपीएल का किया था। वो ऑफ की का क्या था कि मैं ना बहुत रिसर्च करता हूँ, तो एक रात पहले मैं इंटरनेट पे सब चेक करता हूँ आज भी। अब तो खैर जमाना आगे बढ़ गया, मैं ट्विटर चेक करता हूँ, हेड टू हेड चेक करता हूँ, स्टेट्स चेक करता हूँ। उस टाइम पे मैंने देख लिया कि जो सिडनी सिक्सर्स का ओपनर है, वो एक रात पहले ही मैं न्यूज़ में देख चुका था, वहाँ के डोमेस्टिक न्यूज़। मैं तो जब मैच होती है उसके एक रात पहले सब उस देश के न्यूज़, उस टीम के न्यूज़, उसके ट्विटर सब देख लेता हूँ। तो उस टाइम पे ट्विटर तो नहीं था, लेकिन ये देख लिया था कि एक ओपनर इनका इंजर्ड है जो कल नहीं खेलेगा। तो मेरे दिमाग में यही था कि इसकी जगह पे तो ऑफ की ही बनता है, यहाँ 3rd नंबर ऊपर आया, ऐसा था नहीं। तो मैंने वो डाल दिया कि भाई ये करेगा, और वो हो गया। तो ना मैं कोई बड़ा जादूगर हूँ, ना मेरा कोई हम्बग था, बट मैंने सोचा, मैंने कैलकुलेशन की, ये अच्छी सी कैलकुलेशन थी। और एक मेरी बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है जिस पे आज भी लोग मुझे पूछते हैं, जो ये आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, आज तक मैंने ये बांधी मुट्ठी नहीं खोली। बड़ी फनी चीज़ है वो। मैंने आईपीएल का मैच था आज से मतलब 5, 7 साल, 9 साल पता नहीं कितने हुए। उस मैच में मैंने मैच चालू होने के टाइम पे, मतलब टॉस के बाद, मैंने बोला दोस्तों आज आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो आज तक इंडिया के किसी टिप्पर ने नहीं बताई होगी, ना ही भविष्य में कोई बता पाएगा। महेंद्र सिंह धोनी ने उस दिन तक कभी लाइफ में बॉलिंग नहीं की थी आईपीएल में, ना ही इंटरनेशनल में। उसका काम है कीपिंग, वो ग्लव्स पहन के कीपिंग करता था। मैंने बोला धोनी ओवर डालेगा, पब्लिक हिल गई मैच के पहले, बोले आप पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो, धोनी बॉलिंग कर कैसे सकता है कीपर होके। बोला करेगा, करेगा तो करेगा, मैंने बोल दिया, और नहीं करेगा तो मुझे 2 गाली दे देना, मैं सॉरी बोल दूंगा। और हुआ क्या, मुझे भी नहीं था यकीन, कि नहीं था उम्मीद, सच बताऊं। उस मैच में सुरेश रैना कैप्टन, और जब बॉलिंग आई तो सडनली धोनी ने क्या किया, अपने ग्लव्स उतारे, किसी को दिए पहनने के लिए, और धोनी ने एक ओवर किया, 1 किया कि 2 किया, धोनी ने बॉलिंग की। तो ये आपने ऐसी तुक्का मारा है? बता रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। स्टन, मतलब
वो मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। ठीक है, आज इतने साल बाद बता रहा हूँ कि अगर कुछ लोग, मतलब गिने चुने 10, 20, 25 लोगों को ही पता होगी ये चीज़, कि जो लोग पूरा आर्टिकल पढ़ते, क्रिक इन्फो में एक टॉस से पहले और बाद में पूरा इतना बड़ा आर्टिकल आता है। तो टॉस के बाद जब सुरेश रैना उस दिन कैप्टन था, अब क्यों बनाया था वो भगवान जाने एक दिन के लिए, बराबर। तो उससे जब कमेंटेटर ने पूछा कि क्या बात है, आज तो आप कैप्टनशिप कर रहे हो, धोनी कैप्टन नहीं है, तो आप क्या करोगे आज नया ऐसा, तो उसने मजाक मजाक में क्या बोला कि मेरी तो ऐसी उम्मीद है कि मैं एक बार धोनी भाई को बॉलिंग करते हुए देखूं। अच्छा, ये बोला उसने बोला, मैंने पढ़ा, उसने बोला और मैंने डाल दिया। उसने बोला मेरी एक बार ख्वाहिश है कि मैं माही भाई को बॉलिंग करते हुए देखूं। तो वो क्रिक बस का आर्टिकल आपको काम आ गया। क्रिक बस नहीं, क्रिक इन्फो, और बहुत नीचे होता है एक्चुअली, सब नहीं पढ़ते हैं। सब क्या पढ़ते हैं, दिस टीम विन द टॉस एंड बॉल, और चले गए, ज़्यादा से ज़्यादा 11 पढ़ते हैं। और हम क्या है, हम तो देखो एज अ प्रेडिक्शन, एज अ एनालिस्ट, हम तो क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ पे अपने धंधे के राज बता नहीं सकते, क्योंकि क्या है कि इसके लिए तो इतनी रिसर्च लगती है ना, जितनी डॉक्टर बनने में लगती है उससे ज़्यादा लगती है, तब जाके कोई एक सफल टिपर बन सकता है जो लॉन्ग टाइम तक राज कर सके इंडस्ट्री पे। सर सिंस हमने इतनी बातें करी, डीप में जाके थोड़ी डार्क साइड भी की भी बात करी, ओवरऑल गैम्बलिंग की भी बात करी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब इतना अगर आप पीछे देखते हो तो क्या आप रिग्रेट करते हो ये लाइफ जीना, या अभी आपका क्या टेक है इस पर, या इस पॉडकास्ट से कोई ऐसा भी हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि कोई मोटिवेट होके इस लाइन में नहीं, देखो, पर सिंस हम ऐसे बता रहे हैं कि आपके बिजनेसेस हैं, क्लब्स हैं, ट्रैवल कंपनी है, तो बहुत लोग इसको उस वे में भी ले जाते हैं कि भाई उसने भी तो कर लिया, हो सकता है मैं भी उन 100 में से, हजारों में से एक हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता मोटिवेट हूँ। तो मैं आपकी जानना चाहता हूँ, क्या चाहते हो कि आपकी जैसी लाइफ किसी और की हो? देखिए, मेरा तो सोचना ये है, और मैं ये सारी यंग जनरेशन को बताना चाहता हूँ कि मेरे एक लाइफ का गोल्डन रूल है, ठीक है, कि जो मुझे आता है वो तो मैं कर ही लूँगा, जो नहीं आता है वो सीख लूँगा। इसमें क्या होता है कि जब भी आपको लाइफ रोकेगी, चाहे पढ़ाई में रोके, चाहे बिजनेस में रोके, किसी भी काम में रोके, थोड़ी देर के लिए गैम्बलिंग को भूल जाते हैं, हर चीज़ को भूल जाते हैं, अच्छी बातों को लेते हैं। कि आपको लाइफ में कभी भी कोई चीज़ रोकेगी कि यार आप ये नहीं कर सकते, तो चीज़ सीख लो। देखिए क्या हुआ कि मैं पहले यूट्यूब क्रिएटर था, ठीक है, मेरा एक चैनल था, मैंने ग्रो किया था, लाखों व्यू आते थे उस ज़माने में, आज से 10 साल से पहले। वो चैनल उड़ गया रातों रात, पता नहीं किसने कंप्लेन कर दी, तो चैनल उड़ गया। तो मैंने अपनी टीम को बोला कि यार अब चैनल बना के मैं बड़ा नहीं कर सकता, 5 साल की मेहनत मेरी एक रात में चली गई, तुम एक काम करो, यूट्यूब बना दो। बोले पागल हो गए हो क्या, यूट्यूब थोड़ी बन सकता है। बोला बनाओ, महीना 2 महीना CBTM यूट्यूब बना दो, और बन गया। लोगों ने बोला कि नहीं आएगी पब्लिक इसके ऊपर, आज उसके ऊपर 30-40 मिलियन लोग आ रहे हैं, उसके ऊपर व्यू हैं इतने सारे, उसके ऊपर कंटेंट है, स्कैम एक्सपोज करते हैं, स्टॉक मार्केट के स्कैम एक्सपोज करते हैं, गेमिंग की, फैंटासी की टिप्स देते हैं, तरह तरह का कॉमेडी कंटेंट भी डालते हैं हम। तो कुछ नहीं ऐसा जो दुनिया में नहीं हो सकता। अभी व्हाट्सअप बैन हो रहा था, तो मैंने बोला अपना व्हाट्सअप ले आओ, तो खुद की व्हाट्सअप की ऐप बना दी। अब मैं मोटा हूँ, मेरे साइज़ के कपड़े मुझे दुबई में नहीं मिल रहे थे, बरोबर, मुझे हर बार इंडिया से डिज़ाइनर बुलाना पड़ता था कि भाई सिल ले। तंग होकर मैंने खुद की कपड़े की शॉप खोल ली कि यहाँ पे सारे मोटे लोगों को कपड़े मिलेंगे। तो यही चीज़ है कि लाइफ में कभी आप हारो मत। अगर आपको लगता है कि एक रास्ता बंद हो गया, और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब जब भगवान आपको लात मारता है तो आप गोल में ही जाने वाले हो, क्योंकि वो आपसे जो चाहता है ना, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। तो हर आदमी किसी मकसद से पैदा हुआ है, आप भी पैदा हुए तो किसी मकसद से ही हुए हो। तो याद रखो कि भगवान अगर लात मारता है तो आप गोल में जाने वाले। कभी आपको ये गिल्ट या कभी ऐसा कुछ हुआ है कि यार मेरी वजह से किसी का घर बिक गया, या मेरी वजह, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी ऐसा कुछ आया है? एक चीज़ आप समझिए कि ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं होता तो इंडिया में जुआ नहीं होता, या मैं नहीं होता तो ये चीज़ 1 साल बाद आ जाती, बरोबर। एक चीज़ आप ऐसी बता दो कि जिससे नुकसान नहीं है दुनिया की। कार एक्सीडेंट से कितने मरते हैं, कार बनाना बंद कर सकते हैं? नहीं सर, ये चीज़ तो हो रही है, चलो समझ में आता है, बट यहाँ पे बात ये है ना कि जैसे आपके टच में कोई ऐसा आया हो। मैंने तो भैया कम से कम 100, 500, 1000 लोगों की जानें बचाई है। मान लो कि कोई बोल रहा है कि मैं इतने हार गया, जबकि वो मेरे पास हारा नहीं है, मेरे जान पहचान में भी नहीं आ रहा है, मेरे को फीस भरने के पैसे नहीं है। मैं आपको कंप्यूटर खोल के अभी दिखा सकता हूँ लाइव कि CBTF फाउंडेशन मेरी फाउंडेशन है। अच्छा, एक ही फाउंडेशन ऐसी है जहाँ डोनेट बटन नहीं है। मैं किसी का 1 रुपया लेता नहीं हूँ। क्यों नहीं लेता हूँ? क्योंकि हमेशा मैं कंट्रोवर्सी से डरता हूँ कि कोई ये ना बोल दे कि पैसे खा गया। भाई लूंगा ही नहीं तो खाएगा कैसे? जितने करता हूँ अपनी कमाई से करता हूँ। साल की मेरी इनकम का 5% में डालता हूँ। जब कोविड आया तो प्रधानमंत्री राहत कोष में भी 1 करोड़ से ऊपर दिया, जबकि मैं इंडिया में रहता भी नहीं हूँ, ना मैं वहाँ का कोई काम कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे इंडियन लोगों ने बनाया है। मेरे फॉलोअर में ज़्यादा करके इंडियन है। भारत मेरी माँ है। मेरे हर क्लब में 26 जनवरी 15 अगस्त को गाना बनता है। इवन मेरा खुद का गाना है सारे जहाँ से अच्छा, जो लिरिक्स मैंने लिखे हैं, पलक बुच्चल ने गाया है। ठीक है,
और टाइम टू टाइम मैं इंडिया के लिए आज भी वर्ल्ड विजन एनजीओ से मैं जुड़ा हुआ हूँ 7 साल से। 50 से 100 बच्चे पढ़ रहे हैं CBTF फाउंडेशन में। रमादान में हम रेशन किट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठंडियों में कंबल करते हैं, हर चीज़ मैं अपने पैसों से करता हूँ। सर ये तो आप बहुत बढ़िया काम करते इवन मेरा दोस्त भी आता है ना तो मैं बोलता हूँ तू अपना दे रहा है तो दे, मैं नहीं मांगूंगा। कोई जबरदस्ती 1-1.5 लाख रुपए दे जाए तो अलग बात है। हैं। वैसे आप कभी इंडिया सेटल होकर काम करोगे अब? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखो मेरा मानना क्या है मालूम है कि अगर मैं इंडिया सोचता भी हूँ ना कि चलो मेरे खिलाफ जो भी 1-2 केस है मैं फाइट करूँ, तो पहली बात तो ये कि वहाँ पे भैया देखो 1-2 साल किसी को जमानत नहीं मिलती। दूसरा वहाँ की जो कंडीशन है, कोई बंदा अगर बेचारा अच्छी नीयत से भी गया कि यार चलो मैं आता हूँ, भले मुझे 10-12 दिन अंदर रखो, बराबर, लेकिन मैं, आप मेरी बॉडी देखो, मेरा वेट देखो, मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकता 1 साल ऐसी गंदी जगह पे कि जहाँ पे खाने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है। कोई अरे जेल के अंदर ही मरवा देते हैं लोगों को पैसे दे के, आप नहीं जानते क्या? आपने ट्राई करा कि इंडिया वापस इस तरीके से आ जाऊँ, जो भी कुछ केस होगा सेटल हो जाएगा? कभी से मैं इस जन्म में जिंदा जाना ही नहीं चाहता, सीधी सी बात है। उसका रीजन ही है ना भाई, आपकी बात कोई सुने तब आप बोलोगे ना, आपकी बात कोई सुने तब आप बोलोगे ना। आपकी पहले तो 5-10 साल तारीख पड़ती रह जाएगी, जमानत मिलेगी नहीं, और उस बीच में मैं तो देखो आप देख रहे हो मेरा इंटरव्यू कितना विस्फोटक बोलता हूं मैं, तो जाहिर सी बात है मैं वहां जाके वो बोलूंगा, मुझे 2 दिन में कोई मरवा देगा, क्योंकि मैं बोलूंगा ही इतना। मैं हूं देखो, बोलता हूं तो रुकता नहीं हूं, ये मेरी आदत है। और फैमिली वाइज भी आपको कोई रिग्रेट है कि वही फैमिली? नहीं देखो वो चीज़ देखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि माँ हो कि बाप हो, मेरे पापा ऑफ हो गए, मैं जा नहीं पाया, बरोबर। मेरे भाई का तो चलो बहुत पहले एक्सीडेंट हो गया था, तब तो मैं इंडिया में ही था, जो मेरे गुरुजी थे। तो रिग्रेट ये ज़रूर होता है कि कहीं ना कहीं इन सब चक्करों में मैं अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे पाया और उन लोगों को टाइम नहीं दे पाया जिनको टाइम देना चाहिए, बस ये रिग्रेट रहता है। बाकी ये है कि आज की डेट में मैं 400-500 लोगों से डेली व्हाट्सएप पे बात करता हूँ। यूट्यूब में आप नहीं करते होंगे कोई, रोज की अगर 200 कमेंट है मैं 200 को पर्सनल रिप्लाई करता हूँ, ये बड़ा मुश्किल काम है। और 400-500 लोगों को डेली व्हाट्सएप पे एंटरटेन करता हूँ, और एवरेज 30 दिन में 30 वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे 1-1 घंटे के। तो और वो एडिट भी खुद करता हूँ, थंबनेल भी खुद बनाता हूँ, सोच लो, साथ में बिजनेस भी करना है मेरे को। बुरे कमेंटों का भी रिप्लाई करता आप, जो कहते होंगे आपको लोग कि भाई आप अभी भी मेरे वीडियो पे जाइएगे, बुरी कमेंट में विथ प्रूफ डालो, मेरे बारे में कुछ भी डिलीट नहीं होगी, मैं 10 बार डिबेट करके जवाब दूंगा। कोई फेक होगी या BCMC वाली होगी तो उसको मैं डिलीट करके ब्लॉक मार दूंगा, ओके, सीधी सी बात है। तो ये चल रहा है फिर। ऑल राइट सर, मजा आ गया आपसे बात करके, बहुत ही, हमारे ख्याल से सबसे लंबा पॉडकास्ट हमारा रहा है। इतनी इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी कि आप अभी तो ऐसा लग रहा है आपका जो करियर रहा है जितना कूरे देंगे उतना कम है। तो भाई जनता से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस एपिसोड में मजा आया और सर की बातें सुन के मजा आया तो एक कमेंट डाल दो पार्ट 2 के लिए, कि हम सर की लाइफ को और जाने और बातें करें। और मैं फिर से याद दिला दूं, और सर की भी पहली लाइन जो थी कि जुआ सट्टा इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खेलो ही नहीं। किसी भी तरीके से हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ उन मुद्दों पे बात कर रहे थे जो समाज में चल रहा है, और चाहे हम बात माने ना माने, इंटरनली भी हम लोग फ्रेंड्स में भी यही डिस्कस करते हैं कि IPL या IPL कोई भी बड़ी लीग, कोई भी बड़े मैचेस है फिक्स्ड या नहीं, सबकी डिबेट रहती है। सिमिलरली हमारी क्वेरी थी जो कि सर ने आंसर करी, जो कि इस फील्ड में एक्टिवली काम कर ही रहे हैं, वो एक्सेप्ट भी करते हैं, तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। बट ओवरऑल आप अपने काम में मेहनत करिए, अच्छा करिए अपने लिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। और मैं आप सबको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि कभी भी आजकल की जनरेशन जो है वो यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है, पूरा दिन अपना टाइम बिगाड़ते हैं स्क्रॉल करके, तो वही टाइम आप AI सीखने में लगाओ, कुछ नया नॉलेज करने में लगाओ, तो बहुत सारी फील्ड है जिसमें आप लोग पैसे कमा सकते हो। और कभी भी ये मत देखो कि उसके लाइक कितने, उसके कमेंट कितने, उसके व्यू कितने हैं। जैसे कोई यूट्यूब चैनल है, आज कोई कंटेंट बना रहा है, मैं यही म्यूजिक बना रहा हूँ, ठीक है, मेरा भी शौक है, तो मुझे 1000 व्यू आते हैं तो भी मैं खुश हूँ। और किसी के मैं देखूंगा कि उसके 5 लाख व्यू है, 5 मिलियन है, तो मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा। तो हमेशा जो आपके पास है, चाहे वो पैसे हैं, चाहे व्यू है, चाहे लाइक है, उसमें खुश रहो, वही बड़ी बात है। ऑल राइट, इसी नोट पे पॉडकास्ट को करते हैं खत्म। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, मौज काटो। चलो जी, बाय बाय।